हेलो एवरीवन, गेट इज़ राउंड द कॉर्नर। 2 महीने में आपका गेट का एग्ज़ाम है। अपनी तैयारी को चेक करने के लिए अनअकैडमी लाया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जिसमें आप अपने गेट की प्रिपरेशन को गेज कर सकते हो और उसको एनालाइज करके अपनी जो भी शॉर्ट कमिंग्स है उसको इंप्रूव कर सकते हो। दिस मॉक टेस्ट इज ऑन 17th and 24th of December, so do enroll for this test. Until then, let's crack it. स्टार्ट विद द डिस्कशन। अब हम हमारे डिस्कशन पे स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट के टॉपिक में हमने क्या बात करी थी? पहला चैप्टर कंप्लीट किया था। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। तो पहले चैप्टर में हमने बात करी थी रोड डेवलपमेंट की, वी हैव टॉक्ड अबाउट रोड डेवलपमेंट। फिर हमने बात करी थी डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, कौन कौन से मोड्स अवेलेबल हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये हमने डिस्कशन कर लिया था। दिस डिस्कशन वॉज बीइंग कैरिड आउट। सो नेक्स्ट आपको टाइप ऑफ रोड नेटवर्क भी बताया था। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड नेटवर्क। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड नेटवर्क भी हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो उसी में कंटिन्यू करते हैं। सो विल कंटिन्यू इन दैट। तो स्टार्ट करते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं। इन टुडेज क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट दी नेक्स्ट यूनिट विच इज़ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। और यही आपके पूरे हाईवे इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर इंटायर हाईवे इंजीनियरिंग। अब ज्योमेट्रिक डिज़ाइन अगर हम बात करें, इफ़ यू टॉक इन जनरल, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में हम किन किन चीज़ों की डिस्कशन करेंगे। सो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ द हाईवे डील्स विद ऑल द डायमेंशंस। हम यहाँ पे बात करेंगे सारी डायमेंशंस की, हम बात करेंगे सारी लेआउट की, किसकी? ऑफ द विजिबल फीचर्स ऑफ द हाईवे। जितने भी विजिबल फीचर्स हैं हाईवे के, विजिबल मतलब जो जो फीचर्स आप देख सकते हो, वॉट एवर फीचर्स दैट कैन बी सीन बाय अस। तो जितने भी विजिबल फीचर्स हैं हमारे हाईवे के, उसके लेआउट की और उसके डायमेंशंस की एनालिसिस करते हैं हम किसमें? ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में। इस तरीके से विजिबल फीचर्स की एनालिसिस की जाएगी ताकि आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले और कम से कम कॉस्ट पे और रीजनेबल सेफ्टी पे। तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ द हाईवे डील्स विद व्हाट? ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे विल डील विद ऑल द डायमेंशंस एंड लेआउट। तो डायमेंशंस की भी हम बात करेंगे, लेआउट की भी हम बात करेंगे। किसके? जितने भी विजिबल फीचर्स हैं हमारे हाईवे के, इस तरीके से कि आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले, मिनिमम कॉस्ट पे और रीजनेबल सेफ्टी पे। तो सेफ भी होनी चाहिए हमारी डिज़ाइन, कॉस्ट भी कम होनी चाहिए और एफिशिएंसी भी क्या निकल के आनी चाहिए? मैक्सिमम निकल के आनी चाहिए। तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में कौन कौन से विजिबल फीचर्स की हम बात करते हैं? वी टॉक अबाउट विच विजिबल फीचर्स इन ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। तो 4-5 विजिबल फीचर्स हैं। जैसे पहला विल टॉक अबाउट व्हाट? विल टॉक अबाउट क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स। तो हाईवे का जो क्रॉस सेक्शन होगा उसके एलिमेंट्स की हम बात करेंगे। अभी देखते हैं एक एक करके आगे। देन विल टॉक अबाउट साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन। हम साइड डिस्टेंस की बात करेंगे। जितनी भी डिस्टेंस विजिबल है ड्राइवर के लिए रोड के ऊपर या हाईवे के ऊपर, उसको हम बोल देते हैं साइड डिस्टेंस। सो विल टॉक अबाउट साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन। देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स की बात करेंगे। विल टॉक अबाउट वर्टिकल अलाइनमेंट्स। हम वर्टिकल अलाइनमेंट्स की बात करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे इंटरसेक्शन की। तो ये 5 चीज़ों की हम बात करेंगे इन ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। पहला क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स आपके सारे कंप्लीट हो जाए। तो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स, फिर हम बात करेंगे साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन, फिर हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की, फिर हम बात करेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट की, और फाइनली लास्ट में हम बात करेंगे इंटरसेक्शन डिटेल्स की। एम क्या है हमारा? व्हाट इज अवर एम? एम है हमारा डायमेंशंस निकालना और लेआउट निकालना इन सारे फीचर्स का। विल टॉक अबाउट दी डायमेंशंस एंड लेआउट ऑफ ऑल दी फीचर्स। 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। कॉस्ट मिनिमम होगी, एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी और सेफ्टी भी क्या होनी चाहिए? रीजनेबल होनी चाहिए। सेफ्टी शुड बी रीजनेबल। तो पहले एलिमेंट की हम बात करेंगे। विल बी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एलिमेंट नोन एज क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। अब मेरे हिसाब से सबने हाईवे ऑब्जर्व कर रखा होगा प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑब्जर्व दी हाईवे। तो उसके क्रॉस सेक्शन की भी विजुअलाइजेशन आपके सामने होगी। इनफैक्ट इसका जो हमने पहला यूनिट किया था, पहले यूनिट में मैंने आपको जितने भी तरह के रोड्स थे उन सबका क्रॉस सेक्शन दिखाया था। वॉट एवर टाइप्स ऑफ रोड्स विच आर अवेलेबल विद अस, जो टाइम के साथ धीरे धीरे डेवलप हुए हैं, उन सबका मैंने आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया था। तो उसी क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। दोज क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स विल बी टॉक्ड अबाउट हियर। पर उनकी डिजाइनिंग करने से पहले हमारे जो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स हैं, इनकी डिजाइनिंग किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, इसकी बात करेंगे। तो बिफोर डिजाइनिंग द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स विल टॉक अबाउट व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर टू बी कंसीडर्ड फॉर डिजाइनिंग ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स। और वो सारे फैक्टर आप खुद बता सकते हो, वो सारे फैक्टर आप खुद एनालाइज कर सकते हो। जैसे अगर मुझे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स की डिजाइनिंग करनी है, आई हैव टू डिजाइन द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट का एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है हमारी विड्थ ऑफ द रोड। तो आपको रोड की विड्थ निकालनी है, या लेट सपोज मीडियन प्रोवाइड करनी है आपको बीच में, या लेट सपोज कर्ब प्रोवाइड करना है आपको बीच में, या लेट सपोज स्लोप प्रोवाइड करनी है आपको। यू हैव टू प्रोवाइड द क्रॉस स्लोप। ये सारे के सारे क्या है? हमारे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स हैं।
तो इन सारे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स की डिजाइनिंग के लिए हमें किन किन फैक्टर्स की एनालिसिस करनी पड़ जाती है। तो पहला फैक्टर, वी हैव टू कंसिडर द डिजाइन स्पीड। सो डिजाइनिंग ऑफ द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स विल डिपेंड अपॉन व्हाट, विल डिपेंड अपॉन द डिजाइन स्पीड। ऑब्वियसली बात है, कैसे? जो डिजाइन स्पीड है हमारे व्हीकल की वो डिपेंड कर जाती है किसके ऊपर, टाइप ऑफ रोड के ऊपर। रोड जैसा नेशनल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, ओडीआर हो गया, एमडीआर हो गया, तो जो डिजाइन स्पीड है वो डिपेंड कर जाएगी किसके ऊपर, वो डिपेंड कर जाएगी टाइप ऑफ रोड के ऊपर, और वो परमिसिबल वैल्यूज हमें कोड में दी हुई हैं। दोस परमिसिबल वैल्यूज आर गिवन टू अस इन द कोड। अब डिजाइन स्पीड जो है व्हीकल की वो डिपेंडेंट है रोड के ऊपर, पर वो डिसाइड करेगी किसे, वो डिसाइड करेगी क्रॉस सेक्शन एलिमेंट को। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट जैसे विड्थ, तो अगर डिजाइन स्पीड ज्यादा है तो आपको विड्थ क्या रखनी पड़ेगी, ज्यादा रखनी पड़ेगी। सो डिजाइन स्पीड इज मोर फॉर द व्हीकल, द विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन विच इज टू बी केप्ट विल कम आउट टू बी मोर। क्लियर है? तो इसका मतलब जो हमारी डिजाइन स्पीड है वो किस किस को गवर्न करती है, वो विड्थ को गवर्न कर लेती है, वो क्लियरेंस को गवर्न करेगी, वो साइड डिस्टेंस को गवर्न करेगी, जो कर्व का रेडियस आएगा वो उसको गवर्न करेगी, जो सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड करेंगे उसको गवर्न करेगी, जो ट्रांजिशन निकल के आएगी ग्रेडियंट के अंदर उसको गवर्न करेगी, जो लेंथ निकल के आएगी हमारी कर्व्स की, चाहे वैली कर्व हो चाहे समिट कर्व हो, उसको गवर्न करेगी। इसका मतलब अगर मुझे ज्योमेट्रिक डिजाइन करनी है, इफ आई हैव टू गो फॉर द ज्योमेट्रिक डिजाइनिंग, फर्स्ट आई हैव टू कंसीडर व्हाट, फर्स्ट आई हैव टू कंसीडर द डिजाइन स्पीड। तो पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो है डिजाइन स्पीड। डिजाइन स्पीड किस पे डिपेंडेंट है? डिजाइन स्पीड डिपेंडेंट है टाइप ऑफ रोड के ऊपर। तो पहला फैक्टर क्या निकल के आ गया? पहला फैक्टर जो इनकी डिजाइनिंग को गवर्न करता है वो है हमारी डिजाइन स्पीड। द फर्स्ट ऑफ द फैक्टर इज डिजाइन स्पीड। तो पहला फैक्टर जो गवर्न करेगा इनकी डिजाइनिंग को, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे डिजाइन स्पीड। दूसरा फैक्टर जो इनकी डिजाइनिंग को गवर्न करेगा, तो सेकंड ऑफ द फैक्टर विच गवर्न्स द डिजाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द हाईवे इज टोपोग्राफी। सो सेकंड ऑफ द फैक्टर इज टोपोग्राफी। अब ये भी आप खुद बता सकते हो, हाउ द टोपोग्राफी विल डिसाइड द डिजाइनिंग ऑफ दीज एलिमेंट्स। टोपोग्राफी गवर्न करता है किसको? डिजाइन स्पीड को। अभी मैंने क्या बताया था कि डिजाइन स्पीड डिपेंडेंट है टाइप ऑफ रोड के ऊपर, पर डिजाइन स्पीड टोपोग्राफी के ऊपर भी डिपेंडेंट है। डिजाइन स्पीड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन व्हाट, टोपोग्राफी। तो हमारी जो टोपोग्राफी है वो किसे गवर्न करती है? डिजाइन स्पीड को। और डिजाइन स्पीड किसे गवर्न कर रहा है? इन सारे हाईवे एलिमेंट्स की डिजाइनिंग को गवर्न कर रहा है। सो टोपोग्राफी और टेरेन कंडीशन इन्फ्लुएंस द डिजाइन स्पीड विच इन टर्न गवर्न्स द डिजाइनिंग ऑफ द हाईवे एलिमेंट्स। जैसे एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल बताऊं, टाइप ऑफ रोड है स्टेट हाईवे, टाइप ऑफ रोड है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे में प्लेन टेरेन के अंदर हमारी परमिसिबल स्पीड कितनी है? अगर स्टेट हाईवे है और टोपोग्राफी प्लेन है तो परमिसिबल स्पीड कितनी है? द परमिसिबल स्पीड इज 100 किलोमीटर पर आवर। पर अगर यही हमारी रोलिंग टेरेन हो जाए स्टेट हाईवे के ऊपर, हमारी परमिसिबल स्पीड हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। यही अगर हमारी माउंटेनस टेरेन हो जाए, परमिसिबल स्पीड हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिजाइन स्पीड टाइप ऑफ रोड के ऊपर तो डिपेंडेंट है ही, पर वो साथ में और किसके ऊपर डिपेंडेंट है? टोपोग्राफी के ऊपर। इसका मतलब अगर मुझे ये हाईवे के एलिमेंट्स डिजाइन करने हैं, मुझे क्या देखना पड़ेगा? मुझे टोपोग्राफी भी चेक करनी पड़ेगी। तो दूसरा फैक्टर जो इनकी डिजाइनिंग गवर्न करता है वो क्या बन गया? वो बन गया हमारी टोपोग्राफी। द थर्ड ऑफ द फैक्टर, तीसरा फैक्टर जो इनकी डिजाइनिंग गवर्न करता है वो है ट्रैफिक कंडीशंस या ट्रैफिक फैक्टर्स। सो थर्ड ऑफ द कंडीशन विच गवर्न्स द डिजाइनिंग ऑफ द हाईवे एलिमेंट्स इज नोन एज ट्रैफिक फैक्टर्स। अब ट्रैफिक फैक्टर्स के अंदर दो फैक्टर इंक्लूडेड होते हैं। ट्रैफिक फैक्टर्स के अंदर दो फैक्टर इंक्लूडेड है, पहला ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा व्हीकल के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो ट्रैफिक फैक्टर है इसमें हमारे दो फैक्टर इंक्लूडेड है। अब कैसे लिखे? इस तरीके से लिख देता हूं। इसमें दो फैक्टर है, एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है और एक व्हीकल के कैरेक्टरिस्टिक्स है। So first is human characteristics, the second is what? The second is vehicle characteristics. अब ये human और vehicle characteristics क्या है? इसको भी समझ सकते हैं। पहला vehicle characteristics, अगर मुझे हाईवे के एलिमेंट्स डिजाइन करने हैं, मुझे व्हीकल की प्रॉपर्टीज या व्हीकल के कैरेक्टरिस्टिक्स की भी एनालिसिस करनी पड़ जाएगी। व्हीकल का कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे साइज ऑफ द व्हीकल, कि हमारा जो व्हीकल है उसकी साइज क्या है, हमारा जो व्हीकल है उसका वेट कितना है, व्हाट द वेट ऑफ द स्टैंडर्ड व्हीकल। अगर हम बात करें ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स की, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स में सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल। फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल। और ये ह्यूमन में हम किस किस को इन्वॉल्व करेंगे? ह्यूमन में इन्वॉल्व करेंगे ड्राइवर को जो व्हीकल चला रहा है, और पेडेस्ट्रियन को
जो हमारे रोड के ऊपर चल रहा है। तो ह्यूमन कैरेक्टर्स ऑफ व्हाट, ड्राइवर विल ऑल्सो बी अंडरस्टूड एंड पेडेस्ट्रियन विल ऑल्सो बी अंडरस्टूड। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स समझोगे ड्राइवर और पेडेस्ट्रियन के? एक उसकी फिजिकल, दूसरा मेंटल और तीसरा साइकोलॉजिकल। इसका मतलब है ट्रैफिक फैक्टर्स भी हेल्प करते हैं हमें किसकी डिजाइनिंग के अंदर? ट्रैफिक फैक्टर्स भी हेल्प करते हैं किसकी डिजाइनिंग के अंदर? डिजाइनिंग ऑफ हाईवे एलिमेंट्स। क्लियर चीज? रिपीट करना है इस पे कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? तो पहला फैक्टर आ गया डिजाइन स्पीड, दूसरा फैक्टर आ गया टोपोग्राफी। जो टोपोग्राफी है वो गवर्न कर देती है डिजाइन स्पीड को। तो एक ही बात है, आप टोपोग्राफी भी बोल सकते हो, आप डिजाइन स्पीड भी बोल सकते हो। इट इज वन एंड द सेम थिंग। द थर्ड, तीसरा तो हो गया। द फोर्थ ऑफ द फैक्टर इज आर्ली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। चौथा फैक्टर जो इन सारे एलिमेंट्स की डिजाइनिंग को गवर्न करता है वो है वॉल्यूम। सो यू कैन से वॉल्यूम और कैपेसिटी। तो वॉल्यूम बोल दो और यू कैन से कैपेसिटी, यानी कितने व्हीकल चलने वाले हैं हमारे रोड के ऊपर। अगर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोलूं तो यू कैन से हार्ली वॉल्यूम और यू कैन से कैपेसिटी ऑफ द रोड। ऑब्वियसली बात है, अगर मुझे डिजाइनिंग करनी है हाईवे एलिमेंट्स की, तो जो वॉल्यूम है व्हीकल्स का वो तो वेरी करता रहेगा। इट विल नॉट बी सेम थ्रू आउट द डे। पूरे दिन में सेम नहीं रहेगा, हर दिन सेम नहीं रहेगा। इट विल नॉट बी सेम फॉर ऑल द डेज, और किसी भी एक पर्टिकुलर डे पे भी सेम नहीं रहेगा। इसका मतलब अगर आपको हाईवे के एलिमेंट्स डिजाइन करने हैं तो मुझे कौन सा वॉल्यूम उठाना पड़ेगा? अगर मुझे हाईवे के एलिमेंट्स डिजाइन करने हैं, हाईवे के एलिमेंट कौन कौन से हैं? क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है, साइड डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, वर्टिकल अलाइनमेंट है, इंटरसेक्शन की डिटेल्स हैं। अगर मुझे इसको डिजाइन करना है, मुझे कौन सी वॉल्यूम कंसीडर करनी पड़ेगी? मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम कंसीडर करनी पड़ेगी। आई हैव टू कंसीडर व्हाट? मैक्सिमम वॉल्यूम, जिसको हम पीक आर्ली वॉल्यूम भी बोलते हैं, व्हिच इज आल्सो टर्म्ड एज व्हाट? पीक आर्ली वॉल्यूम। पर इसमें भी एक दिक्कत है, अगर आपने पीक आर्ली वॉल्यूम के लिए डिजाइनिंग कर दी इन एलिमेंट्स की, इट विल बिकम हाईली अनइकोनॉमिकल। अगर आपने पीक आर्ली वॉल्यूम के लिए डिजाइनिंग कर ली इन सारे एलिमेंट्स की, इट विल बिकम हाईली अनइकोनॉमिकल, कॉस्ट बहुत ज्यादा निकल के आएगी। तो फिर हम किसको कंसीडर करते हैं? हम कंसीडर करते हैं डिजाइन आर्ली वॉल्यूम को। अब डिजाइन आर्ली वॉल्यूम कैसे निकाली जाती है वो आगे वाले टॉपिक्स में आएगा, पर अभी के लिए वी शुड नो व्हाट? वी शुड नो डिजाइन आर्ली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, विच विल हेल्प इन द डिजाइनिंग ऑफ ऑल दीस एलिमेंट्स, जो हेल्प करेगा इन सारे एलिमेंट्स की डिजाइनिंग के अंदर। क्लियर है? तो पहला फैक्टर डिजाइन स्पीड आ गया, दूसरा फैक्टर हमारी टोपोग्राफी आ गया, तीसरा फैक्टर ट्रैफिक के फैक्टर्स आ गए। ट्रैफिक के फैक्टर के अंदर व्हीकल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। चौथा फैक्टर कि भैया कितने व्हीकल चलने वाले हैं। क्लियर है चीज? लास्ट ऑफ द फैक्टर विच विल गवर्न द डिजाइनिंग ऑफ ऑल द हाईवे एलिमेंट्स आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। चौथे फैक्टर को हम क्या बोल देते हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये भी आप खुद बता दोगे। So next of the factor is termed as what? The next of the factor is termed as environmental factor. अब environmental factor में क्या क्या आता है? environmental factor में आता है aesthetic. environmental factor में क्या आता है? air pollution. environmental factors में क्या आता है? noise pollution. environmental factor में क्या आता है? landscaping. आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी जो डिजाइनिंग है वो कितना एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, कितना नॉइस पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। आपकी डिजाइनिंग करने के बाद जो हाईवे है या जो रोड है इन जनरल देखने में कैसी लग रही है। तो ये फैक्टर्स भी हेल्प करते हैं हमारे डिजाइनिंग के अंदर। दिस फैक्टर ऑल्सो हेल्प्स इन दी डिजाइनिंग ऑफ द हाईवे एलिमेंट्स। तो हमें बात करनी है किसकी? ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ एलिमेंट्स की। डिजाइनिंग के लिए मुझे कौन कौन से फैक्टर देखने पड़ेंगे? मुझे ये सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। आई हैव टू कंसिडर ऑल दीज फैक्टर्स। क्लियर है? चलें आगे। कोई सा भी स्टेप रिपीट करना हो उस पर से। अब एक एक करके सारे फैक्टर उठा लेते हैं। नाउ वन बाय वन विल कवर ऑल दी फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर कौन सा है? पहला फैक्टर है हमारे पास क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। द फर्स्ट ऑफ द फैक्टर इज टर्म्ड एज व्हाट? क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। तो पहला हम बात करेंगे किसकी? विल बी टॉकिंग अबाउट हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स। नाउ हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स, हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स जैसे इसके कुछ एग्जांपल बताओ। इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ द हाईवे एलिमेंट इज नोन एज हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स। तो हाईवे का जो क्रॉस सेक्शन है हम उसके एलिमेंट्स की बात करेंगे। पहला हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट इस पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। आपकी जो पेमेंट की सरफेस है
उसकी प्रॉपर्टीज या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा, क्रॉस सेक्शन के एलिमेंट में क्या आएगी, अनइवननेस, कि आपका जो क्रॉस सेक्शन है उसमें कितनी अनइवननेस प्रेजेंट है, तो ये दूसरा हमारा एलिमेंट बन जाएगा, दिस विल बी सेकंड एलिमेंट। देन इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट, तो पहला तो आपकी पेमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा विल बी टॉकिंग अबाउट अनइवननेस, तीसरा विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट, विल बी टॉकिंग अबाउट स्लोप। कौन सी स्लोप, क्रॉस स्लोप या कैम्बर, विल बी टॉकिंग अबाउट स्लोप। स्लोप को आप इन जनरल बोल सकते हो क्रॉस स्लोप या कैम्बर, उसकी ड्रेनेज कैसी है। तो पहले हम बात करेंगे पेमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स की, फिर हम बात करेंगे उसकी क्रॉस स्लोप या कैम्बर, दोनों में से कोई सा भी नाम दे सकते हो। देन विल टॉक अबाउट व्हाट, उसके बाद हम बात करेंगे पेमेंट के विड्थ की, विल टॉक अबाउट द विड्थ ऑफ द पेमेंट, तो विड्थ कितनी है, क्रॉस स्लोप कितनी है, और जो पेमेंट का सरफेस है उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, व्हाट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सरफेस। फिर इसके बाद हम बात करेंगे मीडियन की, विल टॉक अबाउट मीडियन, मीडियन को एक और नाम दिया जाता है, मीडियन को बोलते हैं ट्रैफिक सेपरेटर, तो विल टॉक अबाउट ट्रैफिक सेपरेटर ऑल्सो। तो हम बात करेंगे किसकी, ट्रैफिक सेपरेटर। अच्छा, जनरल फॉर्म में इसको क्या बोल देते हैं, जनरल फॉर्म में इसको आप बोल देते हो डिवाइडर, तो मीडियन टेक्निकली बोलते हैं, ट्रैफिक सेपरेटर टेक्निकली बोलते हैं, आप इसको क्या बोल देते हो, आप इसको डिवाइडर बोल देते हो। देन विल टॉक अबाउट कर्ब, हम बात करेंगे कर्ब की, ये भी सबने देख रखा होगा, तो हम कर्ब की भी बात करेंगे, सो विल बी टॉकिंग अबाउट द कर्ब। तुम्हारे पेमेंट के सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। देन हमने विड्थ की बात कर ली, हमने स्लोप की बात कर ली, हमने मीडियम की बात कर ली, हमने कर्ब की बात कर ली। देन विल बी टॉकिंग अबाउट शोल्डर्स, तो ये भी क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है, हम किसकी बात करेंगे, हम शोल्डर की भी बात करेंगे, विल टॉक अबाउट शोल्डर्स। और फाइनली हम बात करेंगे किसकी, फाइनली हम बात करेंगे रोड मार्जिन्स की। सो फाइनली विल बी टॉकिंग अबाउट रोड मार्जिन्स, और रोड मार्जिन्स के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट निकल के आते हैं। इन रोड मार्जिन्स ऑल्सो देयर आर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कहने का मतलब ये है देयर आर सेवरल क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स विच आर अवेलेबल विद अस, देयर आर सेवरल क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स विच आर अवेलेबल विद अस। तो एक एक करके सारे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट की डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्रॉस सेक्शन एलिमेंट क्या है, टू कर्व वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, बेटा वो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट नहीं है, वो हाईवे का एलिमेंट है, हम क्रॉस सेक्शन के एलिमेंट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाईवे एलिमेंट। तो 5 हाईवे एलिमेंट थे, उसमें से पहला एलिमेंट है हमारा क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, और क्रॉस सेक्शन एलिमेंट के अंदर भी खूब सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, देयर आर सेवरल एलिमेंट्स इन्वॉल्व। और पहला एलिमेंट हमने कौन सा डिस्कस किया, पहला एलिमेंट हमने डिस्कस किया पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी जो भी मैंने एलिमेंट बताया आपको, उनको आप डायग्राम के फॉर्म में भी देख सकते हो। तो अगर एक जनरल डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, जनरल डायग्राम, लेट सपोज ये हमारा जनरल डायग्राम है, सारी चीज़ें दिखानी हैं, सारी चीज़ें कैसे दिखा पाएंगे, चलो कोशिश करते हैं सारी चीज़ें दिख जाएं आपको। सो आई ट्राई दैट यू आर एबल टू सी ऑल दी कंपोनेंट्स। डायग्राम स्केल पे नहीं है, डायग्राम इज नॉट ऑन दी स्केल। तो डायग्राम हमारा ये स्केल पे नहीं है, सो डायग्राम इज नॉट ऑन दी स्केल। तो कोशिश करिए मैंने सारी चीज़ें दिख जाए, आई हैव ट्राइड कि सारी चीज़ें दिख जाएं आपको। देखो कौन कौन सी हैं, ये मेरा क्रॉस सेक्शन है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, दिस इज द क्रॉस सेक्शन। अब किन किन चीज़ों की बात करेंगे, हम बात करेंगे पेमेंट के सरफेस के कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो जो पेमेंट का सरफेस है, तो पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स पहली चीज़। फिर हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे स्लोप की, दिस इज नोन एज कैम्बर। हम बात करेंगे मीडियन की, विल टॉक अबाउट ट्रैफिक सेपरेटर या मीडियन। विल टॉक अबाउट कर्ब, हम कर्ब की बात करेंगे। विल टॉक अबाउट शोल्डर्स, हम शोल्डर्स की बात करेंगे। एंड विल टॉक अबाउट व्हाट, विल टॉक अबाउट रोड मार्जिन ऑल्सो। अब रोड मार्जिन यहाँ पर नहीं है, देयर इज नो रोड मार्जिन हेयर, उसके लिए मेरे को और बड़ा डायग्राम बनाना पड़ता है, वो बड़ा डायग्राम यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसको हम डिस्कस करते रहेंगे, पर एक बेसिक आइडिया दे दिया आपको, अ बेसिक आइडिया इज गिवन टू यू। क्लियर है? देयर इज नो कैम्बर एनीवे इंक्लाइंड स्लोप, देयर इज नो कैम्बर, आपने इंक्लाइंड स्लोप दिखाया है। अच्छा, कोई कैम्बर नहीं है, इंक्लाइंड स्लोप दिखाई है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। So first of the point of reference, the first of the point of reference is payment surface characteristics. जो पहली प्रॉपर्टी हम उठाएंगे इसको हम क्या बोलेंगे, the first of the cross section element is payment surface characteristics. अब क्या है payment surface characteristics? First point of reference, जो payment surface characteristics है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, the payment surface characteristics depends upon payment type. तो ये डिपेंड कर जाता है किसके ऊपर,
ये पेमेंट की टाइप के ऊपर। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ पेमेंट। टाइप ऑफ पेमेंट मतलब कि आपकी पेमेंट फ्लेक्सिबल है, आपकी पेमेंट रिजिड है। सो इट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ पेमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट है या रिजिड पेमेंट है। नेक्स्ट, पेमेंट का टाइप किसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा? पेमेंट का टाइप डिपेंड कर जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल के ऊपर। इट विल डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, इट विल डिपेंड अपॉन कॉस्ट, it will depend upon composition of traffic, it will depend upon climatic condition and it will depend upon method of construction। तो जो पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिपेंड करते हैं पेमेंट के टाइप के ऊपर। दो तरह की पेमेंट है, फ्लेक्सिबल पेमेंट है और रिजिड पेमेंट है। हम कौन सी पेमेंट बनाएंगे ये डिपेंड कर जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल के ऊपर। लेट सपोज सीमेंट रेडीली अवेलेबल है, अगर सीमेंट रेडीली अवेलेबल है, पास में सीमेंट की फैक्ट्री है, तो ऑब्वियसली हम प्रेफर करेंगे किसे? हम प्रेफर करेंगे रिजिड पेमेंट को। देन कॉस्ट, कॉस्ट अगर कम है विल गो फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट, कॉस्ट अगर ज़्यादा अवेलेबल है विल गो फॉर रिजिड पेमेंट। इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रैफिक। अगर ट्रैफिक जो मूव कर रहा है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है, विल गो फॉर रिजिड पेमेंट। इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन क्लाइमेटिक कंडीशन, कि क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आपके पास कंस्ट्रक्शन के लिए। तो पहली बात तो क्या डिस्कस करी कि पेमेंट की जो सरफेस है वो डिपेंड कर जाएगी किसके ऊपर? पेमेंट के टाइप के ऊपर। अब जो पेमेंट सरफेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो होते क्या है? देयर आर 4 पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास। पहला फ्रिक्शन, दूसरा अनइवननेस, तीसरा उसकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी और चौथी उसकी ड्रेनेज। तो पहली फ्रिक्शन, दूसरी अनइवननेस, तीसरी उसकी रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी और चौथी उसकी ड्रेनेज की प्रॉपर्टी, कि आपकी जो पेमेंट है कितनी इफेक्टिवली ड्रेनेज करा रही है। आपकी जो पेमेंट है उसकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज क्या हैं, आपकी जो पेमेंट है उसके ऊपर कितनी अनइवननेस है, अनइवननेस को अभी टेक्निकली डिफाइन कर दूंगा आगे, और कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है। इट मींस देयर आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ पेमेंट सरफेस। तो पहला हाईवे एलिमेंट, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। पहला क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पेमेंट सरफेस के? ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पेमेंट सरफेस के। तो फ्रिक्शन, अनइवननेस, ड्रेनेज एंड रिफ्लेक्शन। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? चलें आगे। चलो पहला उठाते हैं। द फर्स्ट ऑफ द पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्रिक्शन। द फर्स्ट ऑफ द पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज टर्म्ड एज व्हाट? फ्रिक्शन। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा? वही तो बताना है आगे। देखो कहां पे, कौन सा नंबर पे वो बताओ शुभम। ये देखो, इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 3। अभी मैंने फ्रिक्शन के ऊपर गोला बनाया, तो अभी शुरुआत में मैं किसकी बात करूंगा? फ्रिक्शन की। फिर मैं गोला बनाऊंगा अनइवननेस के ऊपर, फिर हम बात करेंगे अनइवननेस की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज की। तो आएगी भी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। तो जो नंबर 3 पे है वो मैं आपको पहले बता दूं, तो ये तीसरे नंबर पे है ना रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, तो वो पहले बता दूं, फिर तो आखिरी चैप्टर अभी खत्म करा देता हूं। फिर इस लॉजिक से तो आखिरी चैप्टर अभी खत्म करा देता हूं। सो फर्स्ट ऑफ द पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, जो पहला पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अगेन फिर से कैसा है? जनरल नेम है। फ्रिक्शन कैसा है? जनरल नेम है। इसको टेक्निकली और क्या बोल देते हैं? स्किड रेजिस्टेंस। फ्रिक्शन को आप और क्या बोल सकते हो? स्किड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। चलो फ्रिक्शन बोल दो, स्किड रेजिस्टेंस बोल दो। अब क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? ये जो फ्रिक्शन है ये डिसाइड करता है ऑपरेटिंग स्पीड एंड द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर स्टॉपिंग द व्हीकल। जो फ्रिक्शन है इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है? जो फ्रिक्शन है इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है? पहला, फ्रिक्शन क्या डिसाइड करता है? व्हीकल की ऑपरेटिंग स्पीड। दूसरा, फ्रिक्शन क्या डिसाइड करता है? स्टॉपिंग डिस्टेंस, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस विच इज रिक्वायर्ड फॉर द व्हीकल, कि कम से कम इतनी दूरी तो लगेगी व्हीकल को रुकने के लिए अगर वो एक पर्टिकुलर स्पीड पे चल रहा है। इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे डिजाइनिंग के अंदर। क्लियर है चीज? चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये जो फ्रिक्शन है इसको हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसकी तो स्लाइड भी है मेरे पास, इसकी स्लाइड भी हमारे पास। तो पहले क्या बोला? फ्रिक्शन इट डिसाइड्स द ऑपरेटिंग स्पीड एंड मिनिमम डिस्टेंस, ये दोनों बात डिसाइड करता है। नेक्स्ट, जो फ्रिक्शन है इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। एक अलोंग द लेंथ, एक अलोंग द लेंथ। लेंथ ऑफ व्हाट? लेंथ ऑफ द रोड। पहला
लेंथ ऑफ द रोड, इसको हम टेक्निकली क्या बोल देंगे, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। अभी जो मैंने ये डायग्राम बना के दिया है आपको रोड का, कौन सा डायग्राम है, ये प्लान है, दिस इज द प्लान। तो जो फ्रिक्शन रोड की लेंथ के लॉन्ग लग रहा होता है, इस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। और जो लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये लेंथ है हमारे रोड की, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लग रही होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज लेटरल और ट्रांसवर्स फ्रिक्शन। तो दो नाम दे दिए, लेटरल और ट्रांसवर्स फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन किसे गवर्न करता है, ऑपरेटिंग स्पीड को, क्लियर है ये चीज। दूसरा फ्रिक्शन किसे गवर्न करता है, मिनिमम कितनी डिस्टेंस चाहिए व्हीकल को रुकने के लिए। दो तरह के फ्रिक्शन है, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है और एक लेटरल फ्रिक्शन है, क्लियर है चीज। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मैक्सिमम फ्रिक्शन कब डेवलप होती है, मैक्सिमम फ्रिक्शन तब डेवलप होगी जब आप ब्रेक्स को अप्लाई करोगे कंप्लीट एक्सटेंट तक। अब ये मैकेनिज्म भी आपको पता है, सबने अपने व्हीकल के अंदर ब्रेक को अप्लाई करते हुए देखा होगा। लेट अस सपोज ये हमारा व्हीकल है, ये हमारे ब्रेक शू हैं, दीज आर दी ब्रेक शूज, सो दीज आर दी ब्रेक शूज। जब आप ब्रेक को प्रेस करते हो, ब्रेक शू क्या करता है, जब आप ब्रेक को प्रेस करते हो, ब्रेक शू क्या करता है, कांटेक्ट में आता है टायर के, ये हमारा व्हील है या टायर बोल दो। ब्रेक शू आके आपके व्हील को क्या करेगा, ब्रेक शू आके आपके व्हील को क्या करेगा, व्हील को कंप्रेस करेगा, रेजिस्टेंस डेवलप होगी। उस रेजिस्टेंस को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, फ्रिक्शन बोल देते हैं। दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट, फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कब डेवलप होगी, मैक्सिमम फ्रिक्शन तब डेवलप होगी जब आप अपनी ब्रेक्स क्या करोगे, फुल्ली अप्लाई कर दोगे, व्हेन इट इज अप्लाइड टू कंप्लीट एक्सटेंट, क्लियर है चीज। तो एक बात ये भी समझ में आती है, वन ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज दिस ऑल्सो। चलो, ब्रेक शू से टायर घिसते नहीं, उसकी तो डिस्कशन ही नहीं कर रहे। तो ब्रेक शू से टायर घिसते नहीं, जब टायर घूम रहा होता है तो फ्यूल कंज्यूम होता है, उससे एयर पॉल्यूशन भी होता है, तो उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे भाई, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रिक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस, जो फ्रिक्शन है इट ऑल्सो गवर्न्स द रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मूवमेंट ऑफ द व्हीकल। हमारा जो फ्रिक्शन है ये ऑपरेटिंग स्पीड डिसाइड करता है, ये मिनिमम डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा व्हीकल रुकने से पहले उसको डिसाइड करता है, और फ्रिक्शन ये भी गवर्न करता है कि व्हीकल में आपको ट्रांसलेशन मोशन मिलेगा या रोटेशनल मोशन मिलेगा, क्लियर है। इस बात को समझने के लिए आपके सामने व्हीकल बना हुआ है, व्हीकल का टायर दिखा रखा है, टायर बोल दो, व्हील बोल दो। पहली मोशन, द फर्स्ट ऑफ द मोशन इज नोन एज ट्रांसलेशन मोशन, तो उसको डिनोट कर रखा है किससे, टी से। ट्रांसलेशन मोशन को टेक्निकली कैसे डिफाइन कर सकते हो, ट्रांसलेशन मोशन को टेक्निकली कैसे डिफाइन कर सकते हो, हाउ वी कैन से दैट व्हीकल इज अंडर ट्रांसलेशन मोशन। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, आप ये बोल सकते हो ट्रांसलेशन मोशन है, इसका मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरी है उसकी रोटेशनल मोशन, द सेकंड ऑफ द मोशन इज टर्म्ड एज रोटेशनल मोशन। इसका मतलब इस बार भी इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, कैसे, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट। सो नाउ द रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दो तरह के मोशन है, एक ट्रांसलेशन मोशन है और एक रोटेशनल मोशन है, क्लियर है चीज। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल। नाउ दी पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज, इस ट्रांसलेशन मोशन को रेजिस्ट कौन करता है, इस ट्रांसलेशन मोशन को रेजिस्ट करती है फ्रिक्शन। इस ट्रांसलेशन मोशन को रेजिस्ट कौन करता है, फ्रिक्शन रेजिस्ट करता है। कौन सा फ्रिक्शन, विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। तो ट्रांसलेशन मोशन को रेजिस्ट कौन करता है, फ्रिक्शन। विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। नाउ द पॉइंट इज, अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन ज्यादा हुआ, अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन ज्यादा हुआ, इफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन इज मोर, तो उस सिचुएशन में आपको ट्रांसलेशन मिलेगी, उस सिचुएशन में आपको रोटेशनल मोशन मिलेगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन एब्सोल्युटली करेक्ट, रोटेशन नहीं होगा। तो अगर हमारा, बिल्कुल सही बात है, फैसिनेटिंग इंजीनियर, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये देखो पहला आंसर ही सही दे दिया इसने। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन ज्यादा है, इफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन इज मोर, देन रोटेशन विल नॉट टेक प्लेस, रोटेशन नहीं होगा। आपको बस क्या मिलेगी, व्हाट यू विल बी गेटिंग,
यू विल बी गेटिंग ओनली ट्रांसलेशन मोशन। इसका मतलब ट्रांसलेशन मोशन होती जाएगी, व्हीकल घूमेगा नहीं। ट्रांसलेशन मोशन हो रही है, व्हीकल घूम नहीं रहा, इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्किडिंग। तो अगर ट्रांसलेशन मोशन रोटेशनल मोशन से ज्यादा निकल के आ जाए, इसको टेक्निकली क्या बोला जाता है? इसको टेक्निकली स्किडिंग बोला जाता है। इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे? व्हेन द पाथ ट्रेवल्ड अलोंग द रोड सरफेस इज मोर देन द सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट। अगर रोड के ऊपर जो पाथ ट्रेवल कर रहा है हमारा व्हीकल, वो ज्यादा निकल के आ जाए, किससे? सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट। सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट मतलब 2πr। तो एक रोटेशन में कितनी दूरी चलनी चाहिए? 2πr। पर अगर एक रोटेशन में 2πr से ज्यादा दूरी चल गया व्हीकल, इसको मैं क्या बोल दूंगा? इसको मैं बोल दूंगा स्किड। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो आपको क्या मिलेगा? ट्रांसलेशन मोशन मिलेगा, रोटेशनल मोशन नहीं मिलेगा। इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं? इसको हम टेक्निकली बोल देते हैं स्किडिंग। क्लियर है? अच्छा, इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट होगा आपका टायर बर्न कर जाएगा। अगर ये टायर मेरा स्किड कर रहा है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन टायर क्या कर जाती है? बर्न कर जाती है। तो आपके टायर में जो वेयर एंड टेयर होती है वो किसकी वजह से होती है? आपके टायर में जो वेयर एंड टेयर होती है वो स्किडिंग की वजह से होती है। द वेयर एंड टेयर ऑफ द टायर टेक्स प्लेस ड्यू टू व्हाट? स्किडिंग ओनली। स्किडिंग कब हुई? जब लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन क्या हुआ? ज्यादा हुआ। सेकेंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर हमारा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कम है, इफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन इज लेस, अब आपको क्या नहीं मिलेगा? ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, अब आपको रोटेशन मिलेगा। अगर लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कम है तो उस केस में ट्रांसलेशन नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी हमें? रोटेशन मिलेगी। अगर रोटेशन हो रही है और ट्रांसलेशन नहीं हो रही है, इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्लिप। जैसे एग्जांपल, अगर हमारे गाड़ी का टायर सैंड में स्टक हो जाए, अगर हमारे गाड़ी का टायर सैंड में या मड में स्टक हो जाए, आप एक्सेलरेटर देते हो, टायर घूम रहा होता है पर गाड़ी आगे नहीं चल रही होती भाई, क्लियर है? पर आगे चल नहीं रही होती है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब गाड़ी में स्लिप है। इट मींस देयर इज अ स्लिप इन दी व्हीकल। इसका मतलब रोटेशनल मोशन ज्यादा है, किससे? ट्रांसलेशन मोशन से। इसका मतलब यह है कि जो सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट है वो तो 2πr है, पर जो ट्रांसलेशन मोशन है वो 2πr के बराबर नहीं है। इट इज नॉट इक्वल टू 2πr। तो अगर रोटेशनल मोशन ट्रांसलेशन मोशन से ज्यादा है, वील से इट इज स्लिप। पर अगर ट्रांसलेशन मोशन रोटेशनल मोशन से ज्यादा है, हम इसको क्या बोल देते हैं? हम इसको बोल देते हैं स्किड। अच्छा, इसका इंपैक्ट क्या होता है? व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस? स्किडिंग का इंपैक्ट है टायर बर्न कर जाएगा। स्लिपिंग का इंपैक्ट क्या है? स्लिपिंग का इंपैक्ट है फ्यूल बर्न कर जाएगा। आपकी गाड़ी नहीं चलेगी पर फ्यूल बर्न करता रहेगा। आपकी गाड़ी नहीं चलेगी पर साथ में क्या होगा? फ्यूल बर्न करता रहेगा। तो ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछता है। He will directly ask in objective. So what is the impact if longitudinal friction is more? If longitudinal friction is more, tire may burn. But if longitudinal friction is less, fuel will burn. तो fuel consumption बढ़ जाती है हमारी। Clear है चीज? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? तो फ्रिक्शन गवर्न करता है हमारा किसको? ऑपरेटिंग स्पीड को। फ्रिक्शन गवर्न करता है किसको? मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर स्टॉपिंग द व्हीकल। फ्रिक्शन किसको गवर्न करता है? रोटेशनल और ट्रांसलेशन मूवमेंट को। इट ऑल्सो गवर्न रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन। अगर सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन है, रोटेशनल मोशन नहीं है, या ट्रांसलेशन ज्यादा है रोटेशनल से, हम इसको बोल देंगे स्किड। अगर रोटेशनल ज्यादा है ट्रांसलेशन से, हम इसको बोल देंगे स्लिप। अच्छा, यहां पे एक टर्म और आती है, व्हाट डू यू मीन बाय प्योर स्किड? प्योर स्किड का मतलब क्या होगा? प्योर स्किड का मतलब है रोटेशनल मोशन जीरो। और प्योर स्लिप का मतलब क्या है? प्योर स्लिप का मतलब है ट्रांसलेशन मोशन जीरो। तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। तो प्योर स्किड इट मींस रोटेशनल मोशन जीरो, ओनली ट्रांसलेशन, बिल्कुल सही बात है गुप्ता। और अगर प्योर स्लिप है, इसका मतलब ट्रांसलेशन मोशन जीरो हो जाएगी हमारी, सिर्फ रोटेशनल मोशन मिलेगी। स्किड की वजह से रोड में भी वेयर एंड टेयर होता है। बेटा, वेयर एंड टेयर दोनों चीज़ों के बीच में होगा, दोनों के बीच में फ्रिक्शन डेवलप होती है। मेरे हिसाब से जब हम 12वीं क्रॉस करके इंजीनियरिंग में आते हैं, हमें यह पता होता है कि जो फ्रिक्शन है, जिन भी दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो जिन भी दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, उन दोनों बॉडी के ऊपर ये फ्रिक्शन डेवलप होती है। मेरे हिसाब से तो ये बात 12वीं में बताई जाती है। इसीलिए मैं जब इस ब्लॉक का डायग्राम बनाता हूं तभी फ्रिक्शन दिखेगा, पर अगर मैं इन दोनों का एफबीडी बनाऊंगा मेरे को फ्रिक्शन दिखेगा ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स है।
तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, पर मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न अभी क्या है, व्हीकल है, तो मैं बात व्हीकल की कर रहा हूं। आपका पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है, रोड है, तो हां रोड के ऊपर भी फ्रिक्शन लग रही है। तो जब भी रिलेटिव मोशन होगा दो चीजों के बीच में, whenever there is a relative motion between any two entities, friction will develop, और फ्रिक्शन दोनों के ऊपर लगेगी, इक्वल मैग्नीट्यूड में लगेगी, पर डायरेक्शन अपोजिट होगा, डायरेक्शन विल बी मोर अपोजिट। स्किड मोर डेंजरस और स्लिप, अब मुझे नहीं पता आप डेंजरस किसे बोल रहे हो, अब मुझे ये भी नहीं पता आपके लिए डेंजरस कौन सी चीज है, कि फ्यूल का बर्ना ज्यादा डेंजरस है आपके लिए या टायर का बर्न होना ज्यादा डेंजरस है आपके लिए। अब डेंजरस एक सब्जेक्टिव चीज है, बड़ी सब्जेक्टिव थिंग। तो सिर्फ सवाल पूछने के लिए सवाल नहीं पूछते। स्लिप में टायर वॉर्न होता है, स्लिप में टायर वॉर्न नहीं होता है, स्लिप में बताया ना फ्यूल बर्न होता है, टायर बर्न नहीं होती है। प्योर वाली लाइन एक बार और बता दीजिए। प्योर वाली लाइन ये बताई थी आपको अगर प्योर स्किडिंग है, प्योर स्किडिंग मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन, सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन मतलब रोटेशनल मोशन जीरो। अगर प्योर स्लिपिंग है, प्योर स्लिपिंग मतलब सिर्फ रोटेशनल मोशन, अगर सिर्फ रोटेशनल मोशन इसका मतलब ट्रांसलेशन मोशन जीरो। तो प्योर स्किड में सिर्फ ट्रांसलेशन, प्योर स्लिप में सिर्फ रोटेशनल मोशन। चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो वही सारी बातें बता दी यहाँ पे, ऑल दीज पॉइंट्स आर एफर्ट। प्योर स्किड रोटेशनल मोशन जीरो, तो अभी यही तो बताया भाई, और क्या बताया। तो प्योर स्किड इसका मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन, तो सिर्फ का मतलब यही है कि ट्रांसलेशन मोशन इज नॉट जीरो, रोटेशनल मोशन इज जीरो। प्योर स्लिप का मतलब सिर्फ रोटेशनल मोशन, सिर्फ का मतलब रोटेशनल मोशन जीरो नहीं है, क्या जीरो है, ट्रांसलेशन मोशन जीरो है, ट्रांसलेशन मोशन इज जीरो। तो वही सारी बातें लिखी हुई हैं, ऑल दीज पॉइंट्स आर बीइंग मेंशन्ड। चलो आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो पहला हमारा पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फ्रिक्शन। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम बात कर रहे हैं जो फ्रिक्शन है किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ये जो फ्रिक्शन है ये किन के ऊपर डिपेंडेंट है, फ्रिक्शन किसे गवर्न करता है ये हमने देख लिया, पर फ्रिक्शन को कौन गवर्न करता है अब इसकी बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फ्रिक्शन विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ पेमेंट सरफेस। हमारी पेमेंट सरफेस कैसी है, बिटुमन की है, कंक्रीट की है, सॉइल की है। सॉइल मतलब क्या हुआ, सॉइल मतलब अर्थवर्क। नेक्स्ट, रफनेस ऑफ द पेमेंट, आपका जो पेमेंट है उसकी रफनेस कितनी ज़्यादा है। तीसरा, कंडीशन कैसी है आपके पेमेंट के सरफेस की। कंडीशन मतलब हमारा पेमेंट सरफेस ड्राई है, हमारा पेमेंट सरफेस वेट है, हमारा पेमेंट सरफेस स्मूथ है या रफ है, तो कंडीशन ऑफ द पेमेंट सरफेस। तीसरा, इट विल डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द टायर। तो फ्रिक्शन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कंडीशन ऑफ द टायर, कि हमारा टायर पुराना है या टायर नया है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द व्हीकल, व्हीकल की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। अगर हाई स्पीड है फ्रिक्शन आपको कम मिलेगा, अगर लो स्पीड है फ्रिक्शन आपको ज़्यादा मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, कैसे, अगर स्पीड ज़्यादा है, इफ द स्पीड इज मोर, टायर का जो कॉन्टैक्ट है पेमेंट के साथ वो रिड्यूस हो जाएगा, अगर वो रिड्यूस हो जाएगा फ्रिक्शन आपको कम मिलेगा, द फ्रिक्शन विल कम आउट टू बी लेस। नेक्स्ट, फ्रिक्शन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन व्हाट, फ्रिक्शन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन एक्सटेंट ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन। ये तो हमने पीछे भी डिस्कस किया था। मैक्सिमम फ्रिक्शन कब मिलता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन तब मिलता है जब आप कंप्लीट ब्रेक को अप्लाई कर दो। तो अगर आप कंप्लीट ब्रेक अप्लाई कर रहे हो फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा, आप पार्शियल ब्रेक अप्लाई कर रहे हो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट, इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द टायर एंड पेमेंट। जो फ्रिक्शन है ये टायर और पेमेंट दोनों के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं, पहला टाइप ऑफ पेमेंट, दूसरा रफनेस ऑफ द पेमेंट, तीसरा कंडीशन ऑफ द पेमेंट, चौथा स्पीड ऑफ द व्हीकल, देन एक्सटेंट ऑफ द ब्रेक एप्लीकेशन और फाइनली टेम्परेचर। क्लियर है चीज, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी। अब एक बेसिक जानकारी की डिस्कशन करते हैं। मैंने एक नोट लिखा हुआ है नीचे, न्यू टायर इज मोर डिपेंडेबल इन एडवर्स कंडीशन। एक इंफॉर्मेशन दी आपको कि न्यू टायर इज मोर डिपेंडेबल इन एडवर्स कंडीशन। अब एडवर्स कंडीशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्स कंडीशन। टेम्परेचर पे कैसे, टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाएगा कम हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हुआ जो पेमेंट सरफेस है वो आपको सॉफ्ट मिलेगी। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द पेमेंट सरफेस विल बिकम मोर सॉफ्ट। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर
द टायर विल ऑल्सो बिकम मोर सॉफ्ट, कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाती है, कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाएगी, इस बात का मतलब क्या हुआ, कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ गया, इस बात का मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन आपको ज़्यादा मिलेगी। चलो आगे हम बात करते हैं। लास्ट में एक नोट लिखा हुआ है, न्यू टायर इज मोर डिपेंडेबल इन एडवर्स कंडीशन। अब एडवर्स कंडीशन का मतलब क्या है, एडवर्स कंडीशन का मतलब बारिश आ रही है, एडवर्स कंडीशन का मतलब वेट सरफेस है, सरफेस इज वेट, तो उसके ऊपर भी डिपेंड कर जाती है हमारी क्या, फ्रिक्शन की वैल्यू। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओल्ड टायर और न्यू टायर की बात करते हैं, ओल्ड टायर और न्यू टायर की बात करते हैं, ड्राई सरफेस और वेट सरफेस की बात करते हैं। इसके लिए डायग्राम भी है मेरे पास, आई हैव द डायग्राम फॉर दिस, सो आई हैव द डायग्राम फॉर दिस। देखो पहला ओल्ड टायर, दूसरा न्यू टायर। न्यू टायर है इस बात का मतलब क्या हुआ, न्यू टायर है इस बात का मतलब है उसके ऊपर रिब्स अवेलेबल है, ओवर दिस रिब्स आर अवेलेबल, तो नए टायर के ऊपर रिब्स अवेलेबल है, पुराने टायर के ऊपर रिब्स क्या हो गए, वेयर आउट कर गए। इसका मतलब यहां पर कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा है या सरफेस एरिया ज्यादा है, यहां पर सरफेस एरिया क्या है, कम है। तो ड्राई सरफेस के ऊपर ओल्ड टायर का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा मिलेगा किससे, न्यू टायर से, क्योंकि न्यू टायर के ऊपर रिब्स या थ्रेड कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा है। तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ, ओल्ड टायर में फ्रिक्शन भी क्या मिलेगी आपको, ज्यादा मिलेगी। ओल्ड टायर में फ्रिक्शन क्या मिलेगी आपको, ज्यादा मिलेगी, इट विल कम आउट टू बी कंपैरेटिवली मोर। क्लियर है चीज। तो अगर ड्राई सरफेस है, एडवर्स कंडीशन नहीं है, तो कौन सा टायर ज्यादा अच्छा हुआ, कौन सा टायर ज्यादा अच्छा हुआ, कौन सा टायर ज्यादा रिलायबल हुआ, तो ओल्ड टायर ज्यादा रिलायबल हुआ। तो ओल्ड टायर इज मोर रिलायबल, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, ज्यादा निकल के आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब बात करते हैं किसकी, वेट सरफेस की। वेट सरफेस का मतलब क्या, वेट सरफेस का मतलब ये हुआ एडवर्स कंडीशन, बारिश आई या फ्लड आ गया या कोई ड्रेन ओवरफ्लो कर गई। अब बात करते हैं इसकी, ये हमारा ओल्ड टायर है, ये हमारा न्यू टायर है, दिस इज ओल्ड टायर, दिस इज न्यू टायर। अब क्योंकि सरफेस वेट है, पानी क्या करेगा टायर की, पानी टायर के ऊपर लुब्रिकेशन कर देगा, वाटर विल कैरी आउट द लुब्रिकेशन। अब लुब्रिकेशन आपको किस में ज्यादा मिलेगी, वेयर लुब्रिकेशन विल कम आउट टू बी मोर, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, क्योंकि इसका एरिया कम है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थ्रेड और रिब्स, रिब्स बोल दो थ्रेड्स बोल दो, किसमें लुब्रिकेशन ज्यादा निकल के आएगी, किसमें लुब्रिकेशन ज्यादा निकल के आएगी, हमारे ओल्ड टायर में या न्यू टायर में। ये देखो उल्टा बोल रहे हैं भैया, जहां एरिया कम होगा वहां पर लुब्रिकेशन ज्यादा होगी ना, जहां एरिया कम होगा वहां पर लुब्रिकेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वेर एवर द एरिया इज लेस देयर लुब्रिकेशन विल कम आउट टू बी मोर। भैया ओल्ड का तो एरिया ज्यादा है ना, तो ओल्ड टायर है, इसमें वेयर हो गई है थ्रेड, वेयर एंड टेयर हो गई है थ्रेड की, इसका मतलब इसमें एरिया ज्यादा। तो सेम पानी ज्यादा एरिया पे लुब्रिकेशन नहीं करेगा, सेम पानी कम एरिया पे लुब्रिकेशन करेगा। क्लियर है चीज, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कहां फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगी आपको, लुब्रिकेशन इज डिपेंडेंट अपॉन एरिया, लुब्रिकेशन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द एरिया, लुब्रिकेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट उतना ही है पर एरिया ज्यादा है, तो इसका मतलब ओल्ड टायर के ऊपर मेरा लिमिटेड लुब्रिकेंट ज्यादा लुब्रिकेशन नहीं कर पाया। अगर ज्यादा लुब्रिकेशन नहीं कर पाया इसका मतलब फ्रिक्शन क्या मिलेगी आपको, ज्यादा मिलेगी। क्लियर, ओल्ड टायर एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर, ये कहां से आ गया भाई, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्प्शन कहां से निकल के आ गई, वेयर एब्जॉर्प्शन कम्स इनटू द पिक्चर। हाँ सेम वही, गुप्ता ने बिल्कुल सही बात बोली, वर्कबिलिटी वाला कंसेप्ट, एग्जैक्टली सेम चीज, वर्कबिलिटी वाला कंसेप्ट। जैसे आपके कंक्रीट में एग्रीगेट्स के ऊपर लुब्रिकेशन कौन करता है, एग्रीगेट के ऊपर लुब्रिकेशन करती है वाटर सीमेंट की पेस्ट, इस बार लुब्रिकेशन कौन कर रहा है, इस बार लुब्रिकेशन सिर्फ पानी कर रहा है। बिल्कुल सही बात बोले गुप्ता, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सेम एनालॉजी हमने डिस्कस कर रखी है किसके अंदर, एग्जैक्टली सेम एनालॉजी वी हैव डिस्कस इन बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट, कुछ भी बोल सकते हो आप, इट इज वन एंड द सेम थिंग। वर्केबिलिटी वाला कंसेप्ट है। क्लियर है पूरी कहानी।
टेम्परेचर बढ़ने से टायर प्रेशर मोर, कॉन्टैक्ट एरिया लेस, तो फ्रिक्शन कम होगा ना सर। अब जब आप टेम्परेचर के बढ़ने से कॉन्टैक्ट प्रेशर के ऊपर बात कर रहे हो यानी टायर प्रेशर, इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से आप मटेरियल के प्रॉपर्टी में चेंज नहीं कर रहे। आपने सिर्फ कौन सी चीज़ को पकड़ा, आपने टायर प्रेशर को पकड़ा। मैंने टायर प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ था, तो जब भी कंपैरिजन करोगे बेस सेम बना के चलोगे। व्हेनेवर द कंपैरिजन इज टू बी डन देन बेस इज टू बी केप्ट सेम। तो टेम्परेचर के बढ़ने से मैंने ये बोला कि टायर स्मूथ हो जाएगा, जो मटेरियल है वो स्मूथ हो जाएगा। मैंने टायर का प्रेशर सेम बना के रखा था, आपने टायर के प्रेशर को चेंज कर दिया। अब आप टायर के प्रेशर को चेंज कर रहे हो, इसका मतलब ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट बना दोगे। दो वेरिएबल ला ही नहीं सकते आप, यू कैन नॉट इंक्लूड टू वेरिएबल्स। ऑलमोस्ट हर क्लास में डिस्कस करते हैं, जब भी कंपैरिजन करोगे बेस सेम बना के चलोगे, यू विल कीप द बेस टू बी सेम। एडवर्स कंडीशन मतलब वेट सरफेस हो गई, जैसे दी एडवर्स कंडीशन, ये वेट सरफेस है। वेट सरफेस है, इसमें लुब्रिकेशन आपको क्या मिली, ज़्यादा मिली। अगर लुब्रिकेशन ज़्यादा मिली इसका मतलब फ्रिक्शन क्या है, अगर लुब्रिकेशन ज़्यादा है इसका मतलब फ्रिक्शन क्या हो गई भैया, कम हो गई। इट मीन्स द फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड, कम फ्रिक्शन मिलेगा आपको, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम निकल के आएगी। क्लियर। अभी पीछे डिस्कस कर रहे थे फ्रिक्शन ज़्यादा हुआ तो भैया टायर आपका बर्न कर जाएगा, योर टायर विल बर्न। तो सेम चीज़ें कंटिन्यूएशन में तो चल रही है हमारी। अब हम बात करते हैं वैल्यू की। नाउ विल टॉक अबाउट द वैल्यू। चलो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की वैल्यू, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की वैल्यू विच वी टेक फॉर डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू is in the range of 0.35 to 0.40. So the value of the longitudinal friction for calculation of design parameters like stopping side distance will be taken as 0.35 to 0.4. पर ये स्पीड के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है, ध्यान रखना। इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द स्पीड, जो पीछे हमने डिस्कस किया है। एंड द वैल्यू ऑफ द लेटरल फ्रिक्शन इज टेकन एज 0.15. तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की वैल्यू 0.35 से लेके 0.4, ये स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट है। और लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू हम लेके चलते हैं 0.5। तो डिजाइनिंग के लिए आप 0.35 से लेके 0.4 के बीच में लोगे। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स का पहला पॉइंट क्या निकल के आता है, पहला पॉइंट निकल के आता है फ्रिक्शन। अब जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स है फ्रिक्शन के वो सारे बता दिए, ऑल द टेक्निकल पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन आई हैव डिस्कस्ड। तो जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स है फ्रिक्शन के वो सारे डिस्कस कर लिए हमने। द सेकंड ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द सेकंड ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज अनइवननेस। पहला था फ्रिक्शन, दूसरा है अनइवननेस। दिस इज टर्म्ड एज अनइवननेस। मैंने अनइवननेस को मैग्नीफाई करके दिखा रखा है, मैंने अनइवननेस को मैग्नीफाई करके दिखा रखा है। क्रॉस सेक्शन ही है ये हमारी, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ओनली, सो क्रॉस सेक्शन। तो अनइवननेस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, यू कैन से प्रेजेंस ऑफ अंड्यूलेशन ऑन द पेमेंट सरफेस इज नोन एज अनइवननेस। प्रेजेंस ऑफ अंड्यूलेशन ऑन द पेमेंट सरफेस इज टर्म्ड एज व्हाट, इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं, इसको हम अनइवननेस बोल देते हैं। अगर आपके पेमेंट सरफेस के ऊपर अनइवननेस है, इससे दिक्कत क्या होगी, अगर हमारे पेमेंट सरफेस के ऊपर अनइवननेस है, इससे दिक्कत क्या होगी, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। जैसे बिकॉज ऑफ द अनइवननेस फटीग बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ अनइवननेस फटीग विल इंक्रीज, आपको डिस्कंफर्ट होगा। अगर आप ट्रेवल करोगे एक ऐसे रोड के ऊपर जिसमें अनइवननेस है, आप में फटीग ज्यादा आएगा, जो आप बोलते हो थक गए ट्रेवल करके, इसका मतलब क्या हुआ, राइडिंग डिस्कंफर्ट हो जाएगी, फटीग इंक्रीज कर जाएगा। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर अनइवन रोड है स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। थर्ड, फ्यूल की कंजप्शन क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। फोर्थ, वेयर एंड टेयर क्या होगा व्हीकल का, बढ़ जाएगा। वेयर एंड टेयर आपके टायर का, वेयर एंड टेयर आपके शॉकर का जो स्प्रिंग लगी हुई है, इसका मतलब आपके व्हीकल की और टायर की वेयर एंड टेयर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, अनइवन नोड के ऊपर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट क्या कर जाते हैं, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट भी बढ़ जाते हैं। तो अगर हमारे पेमेंट सरफेस के ऊपर अनइवननेस हुई, बहुत सारे इंपैक्ट होते हैं इसके। फटीग बढ़ जाती है, स्पीड कम हो जाती है, फ्यूल की कंजप्शन बढ़ जाती है, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट बढ़ जाता है, वेयर एंड टेयर ऑफ व्हीकल ऑल्सो इंक्रीजेस। अब इतने सारे फैक्टर बता दिए मैंने आपको। बिल्कुल बोल सकते हो ऑपरेशनल कॉस्ट क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, ऑपरेशनल कॉस्ट विल इंक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अब ये इवननेस को मेजर कैसे करते हैं, हाउ डू वी मेजर, ये बहुत ही पॉपुलर सवाल है, ये बहुत ही पॉपुलर सवाल है कि भैया अनइवननेस कैसे मेजर की जाती है। सो अनइवननेस ऑफ द पेमेंट सरफेस इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द इक्विपमेंट विच इज नोन एज बम्प इंडिकेटर।
कैसे मेजर करते हो? बीआई के टर्म में। तो बम्प इंडिकेटर ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है अनइवननेस इंडेक्स। तो इक्विपमेंट का नाम क्या है? बम्प इंडिकेटर। किस टर्म में मेजर करते हैं इसको? अनइवननेस इंडेक्स के टर्म में। ये अनइवननेस इंडेक्स क्या मेजर करती है? ये वर्टिकल अंडुलेशंस को मेजर करती है पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोड। तो लेट अस सपोज ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, अब क्रॉस सेक्शन की जगह लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये क्या मेजर करती है? वर्टिकल अंडुलेशन को मेजर करती है। सो इट मेजर्स व्हाट? वर्टिकल अंडुलेशन पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोड। तो पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोड। तो लेट अस सपोज 1 किलोमीटर रोड की लेंथ में कितनी वर्टिकल अंडुलेशंस आई, वो ये मेजर कर लेती है और रिपोर्ट करती है किसके टर्म में? एमएम के फॉर्म में। तो अनइवन इंडेक्स हमें बताता है कितनी वर्टिकल अंडुलेशंस हैं यूनिट लेंथ ऑफ रोड के अंदर। क्लियर है? नाउ द रोड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अनइवननेस इंडेक्स। रोड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अनइवननेस इंडेक्स। क्या क्लासिफिकेशन है? अभी तो स्टैंडर्ड है जो आपको ध्यान रखना है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपको डायरेक्टली ध्यान रखनी है, ये रही। तो अगर अनइवन इंडेक्स नंबर 1500 से कम है, आप क्या बोल दोगे? टाइप ऑफ द रोड इज गुड। अगर अनइवननेस इंडेक्स 1500 से लेके 2500 के बीच में, आप बोल दोगे सेटिस्फैक्ट्री है। अगर अनइवननेस इंडेक्स 2500 से लेके 3500 के बीच में, आप बोल दोगे टाइप ऑफ द रोड इज बैड। अगर अनइवननेस इंडेक्स 3500 से ज्यादा है, आप बोल दोगे रोड इज अनकंफर्टेबल। तो रोड हमारी क्या हो जाएगी? अनकंफर्टेबल हो जाएगी। इसका मतलब रोड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? अनइवननेस इंडेक्स। कैसे रिपोर्ट करते हैं? एमएम पर किलोमीटर। मेजर कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ बम्प इंडिकेटर। क्लियर है? बम्प इंडिकेटर दिखता कैसे? देखो भैया, ये बम्प इंडिकेटर है, वो रियल पिक्चर है बम्प इंडिकेटर की, और ये इसका लाइन डायग्राम है। दिस इज द लाइन डायग्राम। तो किसी स्टैंडर्ड व्हीकल के ऊपर या पीछे अटैच कर देते हैं, एक ही टायर लगा होता है इसमें। ये क्या मेजर कर रहा होता है? इट मेजर्स दी वर्टिकल अंडुलेशन। ये वर्टिकल अंडुलेशंस को मेजर करता है। क्लियर है? चलें आगे? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ हमने अनइवननेस कैसे मेजर करी? हमने अनइवननेस मेजर करी इन टर्म्स ऑफ अनइवननेस इंडेक्स, पर इंटरनेशनली दिस अनइवननेस ऑफ द रोड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर विच इज नोन एज इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स। तो हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ अनइवननेस इंडेक्स। इंटरनेशनली यही चीज कैसे मेजर की जाती है? इंटरनेशनली यही चीज मेजर की जाती है इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर विच इज नोन एज इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स। और हम इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स को अनइवननेस इंडेक्स से भी रिलेट कर सकते हैं एम्पेरिकली। क्या एम्पेरिकल रिलेशन है? यू कैन से अनइवननेस इंडेक्स इन mm पर किलोमीटर इज इक्वल टू इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स रेज टू द पावर 1.12। पर ध्यान रखना, हमारा अनइवननेस इंडेक्स था mm पर किलोमीटर में, और जो IRI होता है ये होता है मीटर पर किलोमीटर में। तो ये हमारी एम्पेरिकल रिलेशनशिप आ गई। दिस इज अवर एम्पेरिकल रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप भी आपको ध्यान रखनी है। टेक प्रॉपर केयर ऑफ रिलेशनशिप। तो पहला पैरामीटर क्या हुआ? द फर्स्ट ऑफ द पैरामीटर वाज फ्रिक्शन। तो पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स का पहला पैरामीटर फ्रिक्शन, पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स का दूसरा पैरामीटर अनइवननेस। क्लियर है? चलो अनइवननेस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है ये जो अनइवननेस है ये डिपेंड किसके ऊपर कर जाती है? इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? जैसे पीछे हमने क्या बोला था? पीछे हमने ये बोला था कि फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? पीछे हमने ये बोला था फ्रिक्शन किन किन बातों पे डिपेंड करता है? बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। वैसे ही अनइवननेस डिपेंड्स अपॉन एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब अनइवननेस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? पहला, रोड अनइवन क्यों है? रोड अनइवन इसलिए है क्योंकि आपने कॉम्पैक्शन प्रॉपर नहीं करी, बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन। नेक्स्ट, आपने इंफीरियर क्वालिटी का मटेरियल यूज किया। थर्ड, आपने इम्प्रॉपर सरफेस और सब सरफेस ड्रेनेज को प्रोवाइड किया। चौथा, आपने मेंटेनेंस पुअर कर रखी है। तो ये सारे फैक्टर क्या करते हैं? अनइवननेस क्रिएट करते हैं हमारे पेमेंट के अंदर। क्लियर है चीज? रोलर नहीं चला है सही से, बिल्कुल सही बात है।
रोलर नहीं चलाया सही से मतलब कॉम्पैक्शन प्रॉपर नहीं करी। क्लियर है पूरी कहानी? चलें आगे। वेट कंडीशन में न्यू टायर में सरफेस एरिया कम, तो भैया अभी भी तो सरफेस एरिया कम बोला है। अभी क्या बोला? ज़्यादा हैवी व्हीकल आ गया। अब फिर से अगर आप ये बोल रहे हो ज़्यादा हैवी व्हीकल आ गया तो उसको मैं डिज़ाइनिंग में कंसीडर नहीं करूँगा, क्योंकि आपने ये पॉइंट बोल दिया। सिंस यू हैव टॉक्ड अबाउट दिस पॉइंट, जनरल बात करते हैं, नॉट ओनली अबाउट पेमेंट। पेमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। किसी भी चीज़ की अगर आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो, इफ़ यू आर डिज़ाइनिंग अबाउट एनी एस्पेक्ट, जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो अगर डिज़ाइन पैरामीटर परमिसिबल वैल्यू से ऊपर लेके जाओगे तो फेल होगा ही होगा। जैसे एग्जांपल, आपने बीम डिज़ाइन करी फॉर अ लोडिंग ऑफ 20 किलो न्यूटन। अब आप बोल रहे हो सर 20 किलो न्यूटन से ज़्यादा लोड आ गया तो फेल हो जाएगी। हाँ होगी फेल, क्योंकि आपने डिज़ाइन लोड कितना लिया था? 20 किलो न्यूटन लिया था ना। तो सेम कहानी यहाँ पर है, जब आपने पेमेंट को डिज़ाइन कर रखा है उससे ज़्यादा लोड अगर आप अप्लाई करोगे तब तो फेलियर होगा ही होगा, देन दी फेलियर विल टेक प्लेस। तो वो चीज़ थोड़ी कंसिडर करूंगा मैं इसके अंदर, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल आ गए तो देखो। देखो क्या पूछा है इसके अंदर। देखो क्या पूछा है प्रॉब्लम में। IRC has recommended a minimum coefficient of friction in the longitudinal direction on the wet payments after allowing a suitable factor of safety in the range of 0.15 to 0.3। अच्छा, longitudinal friction की वैल्यू बोल रहा है 0.15 to 0.3। गलत बात है ये तो, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, 0.35 से लेके 0.4 के बीच में होती है। When the longitudinal coefficient of friction is 0.4, coefficient of friction 0.4 is allowed for stopping the vehicle, the resultant retardation is 3.93 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर which is not too uncomfortable for the passenger। सही बात है। अगर आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेते हो 0.4, जो हमारा रिटार्डेशन निकल के आता है वो कितना आता है? 3.93 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो रिटार्डेशन है हमारी, ये अप्रॉक्सीमेटली हम 4 भी मान सकते हैं। इट मे अज्यूम टू बी हाउ मच? इट मे बी अज्यूम टू बी 4 ऑल्सो। कई बार राउंड ऑफ करके 4 बोल देते हैं इसे। और ये जो रिटार्डेशन है इट इज़ नॉट टू अनकंफर्टेबल। कहने का मतलब है इतनी रिटार्डेशन भी हम क्या कर सकते हैं? आसानी से बेयर कर सकते हैं। दिस मच ऑफ द रिटार्डेशन कैन बी इजीली बेयर्ड बाय द पैसेंजर। तो अप्रॉक्सीमेटली 4 है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब पहली बात गलत है और दूसरी बात सही है। तो पहली बात गलत है, दूसरी बात सही है। अप्रॉक्सीमेटली 4 होता है, ठीक है। चलो देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है। क्या सही वर्डिंग है क्वेश्चन का? चलो चेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम। रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। चलो देखो क्या बोल रहा है। वॉर्न आउट स्मूथ टायर्स ऑफर हायर फ्रिक्शन फैक्टर्स ऑन ड्राई पेमेंट देन न्यू टायर्स विद थ्रेड वेल इंटैक्ट। तो ये थ्रेड बोला था या रिब्स बोला था? तो जो वॉर्न आउट टायर है ये ऑफर करता है हायर फ्रिक्शन फैक्टर ऑन ड्राई पेमेंट सरफेस देन द न्यू टायर। सही बात है। हायर फ्रिक्शन क्यों ऑफर करता है ये? व्हाई इट ऑफर्स द हायर फ्रिक्शन? व्हाई इट ऑफर्स द हायर फ्रिक्शन डिस्कस किया था। एरिया क्या होगा? कॉन्टैक्ट में ज़्यादा होगा। चलो, reduced pneumatic pressure is held in tubes which can carry smooth tire over them. So reduced pneumatic pressure is held in tubes which can carry smooth tire over them. ये बोल रहा है प्रेशर की वैल्यू क्या कर दो? ये बोल रहा है अगर न्यूमेटिक प्रेशर कम कर दोगे ट्यूब के अंदर, ये उसके ऊपर स्मूथ टायर कैरी कर पाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर प्रेशर की वैल्यू कम यानी एरिया की वैल्यू क्या मिलेगी? आपको ज़्यादा मिलेगी। इसका मतलब ये वाली बात भी सही है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये वाली बात भी सही है, ये वाली बात भी सही है, पर दूसरी वाली बात पहली वाली बात का एक्सप्लेनेशन नहीं है। बी, पहली वाली बात का एक्सप्लेनेशन क्या है? पहली वाली बात का एक्सप्लेनेशन ये है, रीजन बीइंग उसका एरिया क्या है? ज़्यादा है।
its area of contact with the pavement is comparatively more. So both the options are correct, but the second one is not the explanation of the first one. दूसरा वाला पहले वाले का explanation नहीं है. क्लियर है? रीज़न फिर से, रीज़न बताया दो बेटा. ड्राई सरफेस के ऊपर अगर ओल्ड टायर है, वेयर एंड टेयर हो गई है, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है, फ्रिक्शन ज़्यादा डेवलप करेगा. नया टायर है, थ्रेड्स बने हुए हैं, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन कम मिलेगा. फ्रिक्शन विल कम आउट टू बी लेस. पीछे तो बताया था रीज़न इसका. चलो आगे बढ़ते हैं. देखो अगला सवाल क्या है. द वैल्यू ऑफ द लेटरल फ्रिक्शन और साइड फ्रिक्शन. लेटरल फ्रिक्शन बोल दो, साइड फ्रिक्शन बोल दो, एक और नाम दिया था इसका ट्रांसवर्स फ्रिक्शन. यूज इन द डिजाइन ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व एज पर IRC. ये पता है स्टैंडर्ड सवाल है. 0.15. सो टेकन टू बी 0.15. सो टेकन टू बी 0.15. द लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द हाईवे. लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? अगेन 0.35 टू 0.4. सो 0.35 टू 0.4. तो स्टैंडर्ड सवाल आते हैं सारे. विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मेजर करने के लिए? अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहा है ये, ध्यान पढ़ना. तो बम्प इंडिकेटर ये तो किसके लिए यूज करते हैं? दिस इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ अनइवननेस. इसको हम यूज करते हैं अनइवननेस मेजर करने के लिए. नेक्स्ट, बोथ बम्प इंडिकेटर एंड रफोमीटर, देन रफोमीटर एंड स्पीडोमीटर. सो बोथ बम्प इंडिकेटर एंड रफोमीटर दोनों को इंटीग्रेट करके हम यूज करते हैं क्या मेजर करने के लिए? कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन मेजर करने के लिए. रिड्यूस न्यूमेटिक प्रेशर से एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा. हाँ, अगर प्रेशर कम होगा टायर का तो एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा निकल के आएगा. एरिया ऑफ कांटेक्ट विल कम आउट टू बी मोर. ये टायर में जितना कम प्रेशर होगा वो टायर उतना ज़्यादा कांटेक्ट में होगा. ये पेमेंट है. देखो एक एग्जांपल ये है, टायर के अंदर हवा कम है तो ये टायर आपको इस तरीके से मिलेगा. टायर के अंदर हवा ज़्यादा है तो अब टायर आपको इस तरीके से मिलेगा. तो ये हवा कम है, ये हवा ज़्यादा है. तो हेयर प्रेशर इज लेस, न्यूमेटिक प्रेशर लेस, हेयर न्यूमेटिक प्रेशर इज मोर. तो फिर तो कॉमन सी बात है. तो एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है यहाँ पे? ज़्यादा है. एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो गई? कम हो गई. तो इसको अगर मैं ए बोलूँ, ए ये हमारा ए डैश है, तो ए डैश की वैल्यू ए से क्या है? कम है. ए डैश इज लेस देन ए. क्लियर है चीज? तो बस उसको टेक्निकल फॉर्म में पूछ लिया उसने. जैसे आप एयर प्रेशर बोलते हो, उसने न्यूमेटिक प्रेशर बोल दिया. इट इज टर्म्ड एज न्यूमेटिक प्रेशर. क्लियर है? चलो. So two of the surface payment characteristics we have covered. Two of the surface payment characteristics we have covered. पहला surface payment character friction, दूसरा surface payment character is termed as unevenness. बताया तो था दोनों यूज होते हैं ना. Less air and tire seems workable in snowy areas. बिल्कुल सेम. अगर स्नोई एरिया है फ्रिक्शन ज़्यादा है या कम है? इतनी कॉमन चीज़ है ये तो. मतलब अभी के टाइम पे तो बहुत मतलब प्रेवलेंट भी है. क्यों? विंटर्स हैं. जो नदरन एरिया है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे स्नो है. रशिया है, स्नो है. US है, US का अगर आप लोग नदरन एरिया, वहाँ पर भी आपको स्नो मिलेगी. और मेरे हिसाब से सबने आपने ये चीज़ देख रखी होगी, अगर स्नोई एरिया होता है, लेट सपोज स्नो डिपॉजिट है इसके ऊपर, गाड़ी स्लिप कर जाती है इस पर, अपने आप स्लिप कर जाती है. क्यों स्लिप कर गई? फ्रिक्शन ज़्यादा है या कम है? अगर स्नोई एरिया है अपने आप गाड़ी स्लिप कर जाती है, मतलब कुछ भी नहीं करना आपको, अपने आप फिसल जाती है गाड़ी. रीजन बीइंग व्हाट? ये लो, ये बता रहा है कश्मीर है, तो रीजन क्या है इसका? भैया फ्रिक्शन कम है, फ्रिक्शन इज लेस. कॉमन सी बात है. तो सारी प्रैक्टिकल चीजें रिलेट कर सकते हो आप. यू कैन रिलेट विद देम. चलो आगे बढ़ते हैं. सो विल कंटिन्यू. सो थर्ड ऑफ दी फिर लोग टायर पे चेन बांध देते हैं. बिल्कुल. फिर टायर के ऊपर चेन बांधी जाती है ताकि फ्रिक्शन बढ़ जाए, सो दैट फ्रिक्शन इंक्रीजेस. तो इसकी रेमेडी है, टायर के ऊपर चेन बांधी जाती है
तो अगर ये हमारा व्हील है, इफ दिस इज द व्हील, तो इसके ऊपर चेन बांध दी जाती है, ताकि फ्रिक्शन क्या कर जाए, सो दैट द फ्रिक्शन इंक्रीजेस। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू, हो गई बहुत डिस्कशन। द थर्ड ऑफ द पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरा जो हमारा पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज। अब पीछे कोई बोल रहा था रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसको भी समझ लेते हैं। रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब है विजिबिलिटी। रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब है विजिबिलिटी। कोई भी चीज़ आपको कब दिखती है, कोई भी चीज़ हमें तब दिखती है जब लाइट वहाँ से टकरा के आपकी आंखों तक पहुँच जाए। ये तो आपको एनवायरनमेंट में भी डिस्कस करके बता रखा है। तो कोई सी भी चीज़ आपको तब दिखती है जब लाइट वहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों के पहुँच जाए। अभी पेमेंट की सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और ये आंखों तक पहुँच रही है। इसका मतलब रोड के ऊपर जो विजिबिलिटी है वो डिपेंड कर जाएगा किसके ऊपर, उसकी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज के ऊपर। विजिबिलिटी ओवर द सरफेस ऑफ द रोड डिपेंड्स अपॉन इट्स रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज। अब ये जो रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी है ये किस पे डिपेंड कर जाती है, ये डिपेंड कर जाती है पेमेंट के कलर के ऊपर। ये डिपेंड कर जाती है किसके ऊपर, पेमेंट के कलर के ऊपर और लाइट की प्रॉपर्टी के ऊपर। सो वी कैन से द रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ द पेमेंट विल डिपेंड अपॉन व्हाट, जो रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी है हमारे पेमेंट की, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी है हमारे पेमेंट की, ये डिपेंड कर जाती है उसके कलर के ऊपर, ये डिपेंड कर जाती है उसके लाइट के ऊपर, लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। क्लियर चीज। इस बात को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारी पेमेंट लाइट कलर्ड की है, अगर हमारी पेमेंट लाइट कलर्ड की है, इट विल गिव यू गुड विजिबिलिटी इन द नाइट। अगर पेमेंट लाइट कलर की, जैसे कॉन्क्रीट पेमेंट, अब कॉन्क्रीट पेमेंट का कलर जनरली ग्रे कलर का होता है। अब ग्रे कलर की पेमेंट है, ये आपको नाइट में अच्छी विजिबिलिटी देगी, पर क्योंकि लाइट कलर है, दिन में ग्लेयर बहुत ज्यादा मिलेगा, लाइट टकरा के आपकी आंखों तक पहुंचेगी बहुत फ्रीक्वेंटली। इसका मतलब लाइट कलर्ड पेमेंट रात में तो अच्छी विजिबिलिटी देती है, पर दिन में ग्लेयर ज्यादा आता है। इसके अपोजिट अगर डार्क कलर की पेमेंट है, डार्क कलर की पेमेंट आपको गुड विजिबिलिटी देती है दिन में, पर इट विल गिव यू पुअर विजिबिलिटी एट द नाइट। इसका मतलब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो डे में ज्यादा है या नाइट में ज्यादा है। तो ऑब्वियसली कब ज्यादा होता है, डे टाइम में ट्रैफिक की मूवमेंट ज्यादा होती है, नाइट टाइम में ट्रैफिक की मूवमेंट कम होती है। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नाइट टाइम में जनरली हैवी ट्रैफिक मूव कर रहा होता है, हैवी ट्रैफिक की स्पीड भी कंपैरेटिवली क्या होती है, कम होती है। इसीलिए जो पेमेंट का कलर है क्या रखा जाता है, डार्क रखा जाता है। Hence the color of the payment is kept to be dark. क्लियर है। सो रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज का सिग्निफिकेंस, विजिबिलिटी किस पे डिपेंड कर जाती है, पेमेंट के कलर के ऊपर और लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। सारे रोड नहीं बोलेंगे हम, आपके शहरों में कंक्रीट पेमेंट भी होती है ग्रे कलर की, दे आर ग्रे इन कलर। क्लियर है पूरी कहानी, रिपीट करना है इसमें तो कुछ भी। इट मीन्स वी आर डन विद ऑल दी पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बस एक बचा हुआ है, कौन सा, ड्रेनेज। वो लास्ट पॉइंट देख लेंगे अभी हम। तो पहला क्रॉस सेक्शन एलिमेंट क्या है, पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स में फ्रिक्शन, अनइवननेस और रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज। कॉन्क्रीट पेमेंट में डार्क कैसे करेंगे, कॉन्क्रीट पेमेंट में डार्क कैसे करोगे, एडमिक्सचर मिला दो, एड एडमिक्सचर। ग्लेयर का मीनिंग चमक, लाइट पड़ती है एकदम से आपकी आंखों में, देखो ट्यूबलाइट की तरफ एकदम से, बल्ब की तरफ देखो एकदम से आंखों में, उसको ग्लेयर बोलते हैं, दैट इज टर्म्ड एज ग्लेयर। तो जब रात में चल रहे होते हो, सामने वाले व्हीकल की लाइट आंखों में पड़ती है, उसे ग्लेयर बोल देते हैं, एकदम से मुंह फेर लेते हो तो इसको टेक्निकली ग्लेयर बोल देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी रीजन से हाईवे बिटुमन, इसी रीजन से नहीं होता भैया, रीजन है भैया कॉस्ट कम होती है, तो इस रीजन से बिटुमन पेमेंट नहीं होती हाईवे की। जो रिजिड पेमेंट है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इट्स कॉस्ट इज वेरी हाई। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। सो नेक्स्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, नेक्स्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट इज क्रॉस स्लोप और कैम्बर। सो नेक्स्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट इज टर्म्ड एज व्हाट, क्रॉस स्लोप और कैम्बर। तो ये हमारी क्रॉस स्लोप है या कैम्बर है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड। अभी डायग्राम दिखा भी दूंगा मैं आपको।
तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, भैया क्रॉस सेक्शन क्यों प्रोवाइड की जाती है, वाई क्रॉस स्लोप इज बीइंग प्रोवाइडेड और कैम्बर इज बीइंग प्रोवाइडेड. फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, दिस स्लोप इज प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू ड्रेन द वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस. क्रॉस स्लोप या कैम्बर इसलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि ये पानी के ड्रेनेज को परमिट करे. पानी के ड्रेनेज को परमिट करे कैसे? बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट. पानी फ्लो कर जाएगा अपने वेट की वजह से. सेकेंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आप पानी को ड्रेन क्यों कराना चाहते हो? चलो ठीक है, ये पानी को ड्रेन करा देगी, पर आप पानी को ड्रेन क्यों कराना चाहते हो? बहुत सारे रीजन है. अगर पानी को ड्रेन नहीं कराया, इट विल प्रोड्यूस द ग्लेयर. अगर हमारी पेमेंट सरफेस वेट हुई, ग्लेयर प्रोड्यूस करेगी, पानी आ गया तो क्या होगा? लाइट रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों में आएगी. रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज ज्यादा बेटर होती हैं पानी की, तो आंखों में ग्लेयर प्रोड्यूस होगा, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे. नेक्स्ट, इट विल अवॉइड द स्लिपिंग ऑफ द व्हीकल. अगर पेमेंट सरफेस वेट है, स्लिप होने के चांसेस क्या होंगे? अगर पेमेंट सरफेस वेट है, स्लिप होने के चांसेस क्या होंगे? स्लिप होने के चांसेस ज्यादा होंगे. द चांसेस ऑफ स्लिपेज आर कंपैरेटिवली मोर. इसलिए तो बोला था कि भैया किसको यूज करो? नए टायर को यूज करो, क्योंकि पुराना टायर में क्या होगा? लुब्रिकेशन ज्यादा मिलेगी, फ्रिक्शन कम होगी, स्लिपिंग मिल जाएगी आपको. जब फ्रिक्शन कम होता है तो हमारा व्हीकल क्या कर जाता है? हमारा व्हीकल क्या कर जाएगा? स्लिप कर जाएगा, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे. नेक्स्ट, अगर ये पानी सीप करके कहां चला गया? सबग्रेड के पास चला गया, इट विल लीड टू व्हाट? स्वेलिंग. आपका पेमेंट स्वेल पड़ जाएगा, पेमेंट की फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. नेक्स्ट, इस वाटर की प्रेजेंस में जो बिटुमन का अडहेशन है एग्रीगेट के साथ, जो बॉन्ड बना हुआ है, वो वीक हो जाएगा. तो ऐसा भी हो सकता है बिटुमन एग्रीगेट के ऊपर से क्या कर जाए? स्ट्रिप कर जाए. बिटुमन एग्रीगेट के ऊपर से स्ट्रिप कर जाए. तो क्रॉस स्लोप या कैम्बर क्यों प्रोवाइड करते हैं? इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि पानी ड्रेन कर जाए. पानी को ड्रेन क्यों करवाना चाहते हो? पहला, ग्लेयर कम हो जाएगी, स्लिपिंग के चांसेस कम हो जाएंगे. नेक्स्ट, जो स्वेलिंग है, हीविंग है सबग्रेड की, वो कम हो जाएगी. नेक्स्ट, चांसेस ऑफ स्ट्रिपिंग ऑफ द बिटुमन फ्रॉम द एग्रीगेट विल आल्सो बी रिड्यूस्ड. क्लियर है चीज? रिपीट करना है इस पे तो कुछ भी. कभी कभी ये कैंट का भी काम कर देता है. फिर से आगे मत बढ़ो, कैंट बोल दूंगा तो फिर परेशान होने लग जाएंगे कि सर ये क्या होता है कैंट, आपने तो पहले बताया नहीं था, यहाँ पे ये लिखवाया था, वहाँ पे वो लिखवाया था. इसलिए अभी जितनी जानकारी चल रही है वो चलने दो. क्या है कैंट अभी देखेंगे आगे, दैट विल सी. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अब हम ये कैसे प्रोवाइड करते हैं? हाउ डू वी प्रोवाइड दी क्रॉस स्लोप? क्रॉस स्लोप कैसे प्रोवाइड की जाती है? कैम्बर कैसे प्रोवाइड की जाती है? अगर हमारा स्ट्रेट रोड है, इफ वी हैव अ स्ट्रेट रोड, इस क्रॉस स्लोप को प्रोवाइड करने के लिए जो सेंटर है उसको हम रेज कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एजेस. इस बात को समझने के लिए डायग्राम देखो. टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, सी द डायग्राम. सो इफ वी हैव अ स्ट्रेट रोड, ये स्ट्रेट रोड है, जो सेंटर है रोड का उसको हम क्या कर देते हैं? रेज कर देते हैं. किसके रिस्पेक्ट में? एजेस के रिस्पेक्ट में. बन गई क्रॉस स्लोप. तो दोनों तरफ से पानी क्या कर जाएगा? ड्रेन कर जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट. पानी ड्रेन कर जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट. तो ये हमारी क्रॉस स्लोप आ गई. दूसरा तरीका, अगर हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल कर्व की, ये स्ट्रेट रोड था, ये हॉरिजॉन्टल कर्व है, दिस इज हॉरिजॉन्टल कर्व. हॉरिजॉन्टल कर्व में हम क्या प्रोवाइड करते हैं? हॉरिजॉन्टल कर्व में हम आउटर एज पे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते ही करते हैं, जिसको ये कैंट बोल रहा था, विच वॉज टर्म्ड एज कैंट. तो जब आपने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करी, ये भी किसका काम कर जाती है? ये भी क्रॉस स्लोप और कैम्बर का काम कर जाती है. इसका मतलब इस सिचुएशन में जो सुपर एलिवेशन है वही कैंट है और वही क्या है? कैम्बर है. क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इस पर कुछ भी. एडवर्स कंडीशन में ओल्ड टायर में फ्रिक्शन कम होगा न्यू टायर के. भाई अभी यही तो बताया था, अभी 2 मिनट पहले ये चीज बताई है कि भैया वेट सरफेस होगा, वेट सरफेस होगा तो लुब्रिकेशन हो जाएगी, लुब्रिकेशन विल टेक प्लेस, फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी तो आपकी गाड़ी स्लिप हो जाएगी. अभी 2 मिनट पहले यही चीज बताई है. क्लियर है जो पीछे बोल रहा था कैंट के बारे में? तो स्ट्रेट रोड में सेंटर लाइन को रेज कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द एजेस, इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉस स्लोप ऑन बोथ द साइड्स. हॉरिजॉन्टल कर्व में हम आउटर एज को रेज करते ही हैं, इसको सुपर एलिवेशन बोला जाता है. दिस इज टर्म्ड एज सुपर एलिवेशन. इसको कैंट भी बोल सकते हो, इसको क्रॉस स्लोप भी बोल सकते हो. दिस इज टर्म्ड एज क्रॉस स्लोप. अब ये जो हमारी क्रॉस स्लोप है, इसको डिनोट करने के बहुत सारे तरीके हैं. देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल टू डिनोट द क्रॉस स्लोप. अब किन किन तरीकों से डिनोट कर सकते हो? देखो, एक परसेंटेज के फॉर्म में यू कैन डिनोट द क्रॉस स्लोप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है 5%. क्या मतलब हुआ 5% का? 5% का मतलब हुआ 5/100. तो ये हमारी थीटा है. कहाँ गई थीटा?
सो दिस इज अवर थीटा, सो दिस इज अवर थीटा। तो हम बोल सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन थीटा क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो पहला आप इसको परसेंटेज के फॉर्म में बता दो, दूसरा आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में बता सकते हो। फ्रैक्शन जैसे 1/20, फ्रैक्शन जैसे 1/20, फ्रैक्शन जैसे 0.005, या आप और क्या बोल सकते हो, 1 वर्टिकल इज टू 20 हॉरिजॉन्टल, 1 वर्टिकल इज टू 20 हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब परसेंटेज के फॉर्म में बताया जा सकता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में बताया जा सकता है, एक ही बात है। तो कई बार आपको परसेंटेज मिलेगी, कई बार आपको फ्रैक्शन मिलेगी। सेंटर को रेस कर रहे, ड्रेन बोथ साइड प्रोवाइड करना पड़ेगा, ड्रेन बोथ साइड प्रोवाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। अगर आप सेंटर को रेस कर रहे हो, ड्रेन आपको दोनों तरफ प्रोवाइड करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रोवाइड द ड्रेन ऑन बोथ दी साइड्स। तो ड्रेन हमारी यहाँ पर भी प्रोवाइडेड होगी, ड्रेन हमारी यहाँ पर भी प्रोवाइडेड होगी, दोनों तरफ ड्रेन प्रोवाइडेड होगी। सो ऑन आइदर साइड द ड्रेन विल बी प्रोवाइडेड। बीच में मीडियन होगा तो इस तरीके से थोड़ी प्रोवाइड करूंगा, बीच में मीडियन होगा तो इस तरीके से प्रोवाइड करूंगा। ये हमारी मीडियन है, दिस इज द मीडियम विच इज बीइंग प्रोवाइडेड। तो ये एक ड्रेन यहां पर है, एक ड्रेन यहां पर है, तो ये हमारी क्या है, ये दिस इज अवर क्रॉस स्लोप। बीच में मीडियन प्रोवाइड की हुई है, ये हमारी क्रॉस स्लोप है। ये प्रोवाइड करके दी थी मैंने पीछे आपको, जब शुरू में डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम तो बनाया था, दिस वॉज द डायग्राम विच वॉज बीइंग शोन। तो अभी तो मीडियन है ही नहीं बीच में, हियर देयर इज नो मीडियन, यहां पर मीडियन आ गई बीच में। जनरली कितना कैम्बर देते हैं स्ट्रेट रोड में, बस 10 सेकंड का टाइम दो, अभी वही बताता हूँ। 10 सेकंड का टाइम और दो, अभी बता दूंगा कि कितना क्रॉस स्लोप देते हैं, कैम्बर कितना देते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हमारी ये जो क्रॉस स्लोप या कैम्बर की वैल्यू है किस पे डिपेंड कर जाती है। हमारे जो क्रॉस स्लोप है या कैम्बर की वैल्यू है, ये डिपेंड करती है दो बातों के ऊपर। पहला, इट विल डिपेंड अपॉन द पेमेंट सरफेस, दूसरा इट विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो एक डिपेंड करेगी पेमेंट सरफेस के ऊपर, एक डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ रेनफॉल के ऊपर। अगर आपकी पेमेंट सरफेस स्मूथ है तो आपको स्लोप कम देनी पड़ेगी, अगर बारिश ज्यादा है तो आपको स्लोप ज्यादा देनी पड़ेगी, अगर पेमेंट मेरी रफ है तो मेरे को स्लोप ज्यादा देनी पड़ेगी, अगर बारिश कम है तो मेरे को स्लोप कम देनी पड़ेगी। इस बात का मतलब ये हुआ, अवर क्रॉस स्लोप और कैम्बर डिपेंड्स अपॉन 2 पैरामीटर। पहला टाइप ऑफ पेमेंट सरफेस, दूसरा अमाउंट ऑफ रेनफॉल। फिर से वैल्यू कितनी है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। क्या है स्टैंडर्ड वैल्यूज, दीज आर दी स्टैंडर्ड वैल्यूज। अब देखो किन किन बातों पे डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है एक टाइप ऑफ रोड सरफेस, डिपेंडेंट है किसके ऊपर, रेनफॉल के ऊपर, हैवी रेनफॉल, लाइट रेनफॉल। अब चेक करके देखना, पहली चीज सीमेंट कंक्रीट, बिटुमिनस, WBM, अर्दन रोड, जैसे जैसे नीचे आ रहा हूं वैसे वैसे रफनेस क्या कर रही है, वैसे वैसे रफनेस क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है। तो जब आप नीचे आ रहे हो रफनेस क्या करती है, बढ़ रही जा रही है। क्योंकि रफनेस बढ़ती जा रही है, देखो हमारी क्रॉस स्लोप की वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्रॉस स्लोप इज इंक्रीजिंग। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अभी मैंने किसको चेंज किया, अभी मैंने चेंज किया रफनेस को, अब मैं चेंज कर रहा हूं बारिश को। बारिश को देखो, हैवी रेनफॉल में ज्यादा है, लाइट रेनफॉल में कम है, हैवी रेनफॉल में ज्यादा है, लाइट रेनफॉल में कम है, हैवी रेनफॉल में ज्यादा है, लाइट रेनफॉल में कम है। तो दो बातों पर डिपेंड करती है। So it depends upon type of the payment surface, it depends upon amount of rainfall. क्लियर है? तब भी कैम्बर वेरी करेगा। अब बताओ क्या बोल रहे हो, कैम्बर भैया, कैम्बर तो स्लोप है, अगर थिकनेस पेमेंट की कम हुई तो कैम्बर वेरी करेगा। सवाल पढ़ो एक बार, देखो क्या बोल रहे हो अपना। चलो आगे बढ़ते हैं, विल कंटिन्यू। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, द क्रॉस स्लोप ऑफ द शोल्डर शुड बी मोर देन दैट ऑफ द पेमेंट। लेट अस सपोज ये हमारे पेमेंट की क्रॉस स्लोप है, इसके बाद शोल्डर है, इसके बाद शोल्डर है, दिस इज शोल्डर, दिस इज शोल्डर। तो शोल्डर की क्रॉस स्लोप थीटा एस, ये है हमारी थीटा पी। शोल्डर की क्रॉस स्लोप पेमेंट की क्रॉस स्लोप से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों ज्यादा होनी चाहिए, व्हाई इट शुड बी मोर,
ताकि इन दोनों के इंटरसेक्शन पे आके पानी जमा नहीं हो जाए। आप ये प्रोवाइड नहीं करोगे, यू विल नॉट प्रोवाइड लाइक दिस। लेट अस सपोज ये हमारे पेमेंट की क्रॉस स्लोप है, ये हमारे शोल्डर की क्रॉस स्लोप है, यहां पर आके पानी जमा हो जाएगा, वाटर विल एक्यूमुलेट हियर। तो शोल्डर की क्रॉस स्लोप हमेशा ज्यादा दी जाती है किससे? पेमेंट की क्रॉस स्लोप से। कितनी ज्यादा दी जाती है? 0.5% ज्यादा। सो क्रॉस स्लोप ऑफ द शोल्डर शुड बी 0.5% मोर देन द क्रॉस स्लोप ऑफ द एडजॉइनिंग पेमेंट। जो शोल्डर है इसकी मिनिमम क्रॉस स्लोप रखते हैं 3% और मैक्सिमम होती है 5%। क्लियर है चीज? इसकी मिनिमम वैल्यू है 3%, मैक्सिमम है 5% और 0.5% से हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी ऑफ द क्रॉस स्लोप ऑफ द पेमेंट। क्लियर है पॉइंट? अब स्टैंडर्ड चीज है, ध्यान रखना है आपको, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव मिलेगा, डायरेक्टली विल फाइंड द ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, एक्सप्रेस वेज के ऊपर जो क्रॉस स्लोप है, एक्सप्रेस वेज के ऊपर जो क्रॉस स्लोप है, इट इज लिमिटेड इन द रेंज ऑफ 2.5%। अगर रेनफॉल की वैल्यू 1000 mm से ज्यादा है एंड इज लिमिटेड टू 2%, अगर रेनफॉल की वैल्यू 1000 mm से कम है, तो एक्सप्रेस वेज के ऊपर क्रॉस स्लोप की वैल्यू आप दोगे 2.5% अगर रेनफॉल 1000 mm से ज्यादा है, और क्रॉस स्लोप की वैल्यू दोगे 2% अगर रेनफॉल 1000 mm से कम है। तो दोनों स्टैंडर्ड वैल्यूज है, बोथ दी स्टैंडर्ड वैल्यूज आर बीइंग गिवन टू यू। तो एक तो शोल्डर की बता दी, दूसरा क्रॉस स्लोप किसकी? एक्सप्रेस वेज की भी बता दी। क्लियर है पूरी कहानी? चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अगर क्रॉस स्लोप की वैल्यू हम ज्यादा दे दें तो ड्रेनेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी बात है। इफ द वैल्यू ऑफ द क्रॉस स्लोप इज इंक्रीज्ड, देयर इज नो इशू फ्रॉम ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू, बट देयर आर अदर इश्यूज विच विल क्रीप इन। देयर आर अदर इश्यूज विच विल क्रीप इन। क्या अदर इश्यूज है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर क्रॉस स्लोप ज्यादा है, लेट अस सपोज ये हमारी क्रॉस स्लोप है, तो हमारा जो स्लो मूविंग व्हीकल है इसके टॉपल होने के चांसेस है। इफ क्रॉस स्लोप इज मोर, इट विल लीड टू द टॉपलिंग ऑफ द स्लो मूविंग व्हीकल। अगर क्रॉस स्लोप ज्यादा है, टेंडेंसी रहेगी व्हीकल हमेशा कहां मूव करेगा? सारे व्हीकल्स रोड के सेंटर पे मूव करने लग जाएंगे, दे विल मूव अलोंग द सेंटर लाइन। अगर क्रॉस स्लोप की वैल्यू ज्यादा है तो इस सिचुएशन के अंदर साइड पे जो थ्रस्ट लगेगी या जो ड्रैग लगेगी वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। क्लियर है चीज? इज देयर एनी स्पेसिफिक वैल्यूज फॉर कैम्बर ऑन हिल रोड्स? बेटा वो हिल रोड्स में करेंगे हम। मतलब क्यों ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? मतलब क्या दिक्कत है? मतलब जब हिल रोड्स वाला टॉपिक आएगा, हिल रोड्स अलग से करेंगे। पूरा एक चैप्टर है हिल रोड्स का, दैट इज अ कंप्लीट चैप्टर ऑफ हिल रोड्स। मतलब ये सब करके क्या करना चाहते हो? जब पता है तो बोलो मत, नहीं पता तो अपने आप चैप्टर आ जाएगा आगे। कैम्बर थिकनेस ऑफ पेमेंट पे डिपेंड करेगा? नहीं, अगर कर रहा होता तो बता देता पीछे। अगर कैम्बर पेमेंट की थिकनेस पे डिपेंड कर रहा होता तो पीछे डिस्कस कर लेते हम, नहीं डिस्कस करते। चलो आगे बढ़ते हैं। तो विल कंटिन्यू। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज टाइप्स ऑफ क्रॉस स्लोप। कितने तरह के क्रॉस स्लोप होते हैं? सो वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस स्लोप। 3 तरह के क्रॉस स्लोप्स होते हैं हमारा। पहला, स्ट्रेट लाइन कैम्बर। सो स्ट्रेट लाइन कैम्बर दिख रही है, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन कैम्बर। द फर्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ क्रॉस स्लोप इज टर्म्ड एज व्हाट? जो पहला ऑप्शन है हमारे पास क्रॉस स्लोप देने का, वो स्ट्रेट लाइन क्रॉस स्लोप है। तो स्ट्रेट लाइन क्रॉस स्लोप। अब डिनोट कैसे करते हैं इसको? देखो डिनोट करो। लेट सपोज ये हमारा थीटा है, तो हम बोलेंगे tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1/n। इट इज ऑल्सो इक्वल टू h अपॉन w। w इज द विड्थ ऑफ द पेमेंट, w/2। तो पहला तरीका, द फर्स्ट इज नोन एज स्ट्रेट लाइन कैम्बर। द सेकेंड ऑफ द टाइप ऑफ क्रॉस स्लोप विच कैन बी प्रोवाइडेड इज नोन एज पैराबोलिक कैम्बर। तो जो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास वो है हमारी पैराबोलिक कैम्बर। अब ध्यान रखना, पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए ओरिजिन किसे माना है? पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए ओरिजिन क्राउन को माना है। क्राउन क्या होता है? टॉप मोस्ट पॉइंट। क्राउन क्या होती है? टॉप मोस्ट पॉइंट। तो x और y की मेजरमेंट कहां से हुई है? टॉप मोस्ट पॉइंट से हुई है। तो आप यहां से इक्वेशन निकाल सकते हो इस लाइन की। पैराबोला की इक्वेशन डायरेक्टली दे रखी है आपको। द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज गिवन टू यू। सो y इज इक्वल टू 2x² अपॉन nw। इसको भी डिराइव कर सकते हो आप, दिस कैन ऑल्सो बी डिराइव्ड। इक्वेशन क्या होती है पैराबोला की? y इज इक्वल टू kx²। निकाल लो k की वैल्यू, वो लिखी हुई k की वैल्यू। आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो k की वैल्यू?
हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ k? सो वील से एट x इक्वल्स टू w/2 y इज इक्वल टू वॉट? जब x की वैल्यू w/2 है, y इज इक्वल टू वॉट? h. तो y हमारा h है, ये लो y हमारा h है, निकाल लो रिलेशनशिप, तो k की वैल्यू निकल के आ जाएगी. नाउ इन सम केसेस वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड कंपोजिट कैम्बर. कंपोजिट कैम्बर ऊपर पैराबोलिक है और नीचे स्ट्रेट है. तो ऊपर पैराबोलिक है, नीचे क्या है? स्ट्रेट है. अच्छा, आप कौन सी स्लोप किस सिचुएशन में प्रोवाइड करते हैं? कौन सी स्लोप किस सिचुएशन में प्रोवाइड करते हैं? अगर सीमेंट कंक्रीट की पेमेंट है, इन दैट केस वी प्रेफर स्ट्रेट लाइन कैम्बर. अगर सीमेंट कंक्रीट की पेमेंट है, वी प्रेफर स्ट्रेट लाइन कैम्बर. क्यों? इसको बनाना आसान होता है, कंस्ट्रक्शन इज कंपैरेटिवली सिंपलर. पर अगर हमारी बिटुमिनस पेमेंट है, वील गो फॉर व्हाट? पैराबोलिक कैम्बर. तो उस सिचुएशन में हम पैराबोलिक कैम्बर को प्रेफर करते हैं. क्लियर है पूरी कहानी? चलो थर्ड पॉइंट रिपीट कर दो. थर्ड पॉइंट ये था कि अगर क्रॉस स्लोप ज़्यादा होगी, साइड थ्रस्ट ज़्यादा लगेगा. तो ये हमारा व्हीकल है, जो भी अंदर बैठा हुआ है उसके ऊपर साइड थ्रस्ट ज़्यादा लगेगी. साइड थ्रस्ट विल बी प्रेफर्ड. और हाई स्पीड पैराबोलिक, हाई स्पीड के लिए पैराबोलिक प्रेफर की जाती है. स्ट्रेट लाइन का क्राउन आहिस्ता आहिस्ता पैराबोलिक बना देंगे. बेस्ट कौन सा है? वो वाला बेस्ट है. क्लियर है? चलो, सो नाउ वी आर डन विद द टू ऑफ द, दो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट हमने कर लिए. सो टू ऑफ द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट वी हैव डिस्कस्ड. द फर्स्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट वाज पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स. पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने बात करी, वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट? वी हैव टॉक्ड अबाउट फ्रिक्शन, वी हैव टॉक्ड अबाउट अनइवननेस, वी हैव टॉक्ड अबाउट रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज. देन ड्रेनेज के वो एनालाइज करने के लिए हमने क्या देख लिया? कैम्बर. और कैम्बर ही क्या है? हमारी क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है. कैम्बर ही क्या है? हमारी क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है. सो वी हैव क्रॉस सेक्शन एलिमेंट एज कैम्बर ओनली. तो दोनों पॉइंट एक साथ कवर हो गए. बोथ द पॉइंट्स आर कंप्लीटेड साइमल्टेनियसली. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तीसरा क्रॉस सेक्शन एलिमेंट. तीसरा क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, द थर्ड ऑफ द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट इज विड्थ ऑफ द पेमेंट. आप विड्थ बोल सकते हो या कैरेज वे बोल सकते हो, इट इज वन एंड द सेम थिंग. तो तीसरा क्रॉस सेक्शन एलिमेंट कहाँ है हमारे पास? तो थर्ड ऑफ द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट इज, द थर्ड ऑफ द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट इज विड्थ ऑफ द पेमेंट या कैरेज वे. तो पेमेंट की विड्थ बोल दो या कैरेज वे की विड्थ बोल दो, एक ही बात है. अब इसकी डिस्कशन करते हैं, विड्थ ऑफ द पेमेंट की. विड्थ ऑफ द पेमेंट विल डिपेंड अपॉन व्हाट? विड्थ ऑफ द पेमेंट विल डिपेंड अपॉन द विड्थ ऑफ द ट्रैफिक लेन. जो आपकी ट्रैफिक की लेन है उसके ऊपर डिपेंड कर जाता है. अब कोई पूछेगा सर ट्रैफिक लेन क्या होती है? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज ट्रैफिक लेन? ट्रैफिक लेन पेमेंट का या कैरेज वे का, ट्रैफिक लेन पेमेंट का या कैरेज वे का वो पोर्शन होता है जो वन लाइन ऑफ ट्रैफिक मूवमेंट के लिए प्रोवाइड किया जाता है. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो हमारी कैरेज वे है, जो ट्रैफिक लेन है, ये वो पोर्शन होती है जो वन लाइन ऑफ ट्रैफिक मूवमेंट के लिए प्रोवाइड की जाती है. सो विड्थ ऑफ द पेमेंट विल डिपेंड अपॉन द ट्रैफिक लेन. ट्रैफिक लेन इज दैट पोर्शन ऑफ द कैरेज वे विच इज प्रोवाइडेड फॉर वन लाइन ऑफ मूवमेंट. वो वन लाइन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, इट मे बी इन एनी डायरेक्शन. तो डायरेक्शन के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया मैंने. तो ट्रैफिक लेन में जो डायरेक्शन है व्हीकल के मूवमेंट की, वो कोई सी भी ली जा सकती है. तो विड्थ ऑफ पेमेंट विल डिपेंड अपॉन व्हाट? इट विल डिपेंड अपॉन विड्थ ऑफ ट्रैफिक लेन, इट विल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ लेन. जैसे एग्जांपल, ये प्लान है, कितनी लेन प्रोवाइड करी मैंने इसके अंदर? हाउ मेनी लेन्स आर प्रोवाइडेड? 1 2 3, 3 लेन प्रोवाइड करी है, x y z. तो जो हमारी विड्थ है पेमेंट की वो कितनी हो गई? x प्लस वाई प्लस जेड. सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ लेन्स, इट डिपेंड्स अपॉन विड्थ ऑफ वन लेन. ये डिपेंड कर जाएगा विड्थ ऑफ वन लेन के ऊपर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आप एक लेन की विड्थ कैसे डिसाइड करते हो? आप एक लेन की विड्थ को कैसे डिसाइड करोगे? विड्थ ऑफ द ट्रैफिक लेन विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द व्हीकल. Width of the traffic lane will depend upon the size of the vehicle which is moving over it, along with some clearance. साथ में कुछ clearance भी देते हैं. अब आप बोलोगे सर ट्रैफिक लेन के ऊपर तो खूब सारे व्हीकल चलेंगे.
ट्रैफिक लेन के ऊपर साइकिल भी चलेगी, स्कूटर भी चलेगी, बाइक भी चलेगी, रिक्शा भी चलेगी, ऑटो भी चलेगी, बस भी चलेगी, कार भी चलेगी। तो फिर क्या करें? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड व्हीकल कंसिडर करते हैं, और स्टैंडर्ड व्हीकल हमारी कार ही है। स्टैंडर्ड व्हीकल हमारी कौन सी है? पैसेंजर कार है। तो पैसेंजर कार को हमने क्या मान लिया? स्टैंडर्ड व्हीकल मान लिया। सो विड्थ ऑफ द कैरेज वे विल बी इक्वल टू व्हाट? विड्थ ऑफ द पैसेंजर कार प्लस क्लियरेंस ऑन बोथ द साइड्स। एंड विड्थ ऑफ द पैसेंजर कार इज हाउ मच? विड्थ ऑफ द पैसेंजर कार इज इक्वल टू 2.44 मीटर, जिसको राउंड ऑफ करके हम क्या ले लेते हैं? जिसको राउंड ऑफ करके हम 2.5 मीटर ले लेते हैं। क्लियर है चीज? अब इसके दोनों तरफ क्या दी जाती है? दोनों तरफ क्लियरेंस दी जाती है व्हीकल के मूवमेंट के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए। अगर हमारा रूरल हाईवे है, अगर हमारा रूरल हाईवे है और इसमें मल्टी लेन्स हैं, यानी एक से ज्यादा लेन है, तो हम कितनी देते हैं दोनों तरफ क्लियरेंस? 0.5 मीटर की। वी प्रोवाइड द क्लियरेंस ऑफ 0.5 मीटर ऑन आइदर साइड। तो दोनों तरफ 0.5 मीटर की क्लियरेंस दी जाती है। तो टोटल विड्थ कितनी आ जाती है एक लेन की? 3.5 मीटर। So total width of one lane comes out to be 3.5 मीटर। So 2.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, तो टोटल कितनी आ गई? 3.5। पर 3.5 किसके लिए? जब जब रूरल हाईवे में दो या दो से ज्यादा लेन्स हो, ध्यान रखना इस चीज का, दो या दो से ज्यादा लेन्स हो। पर अगर एक ही लेन हो तो इफ देयर इज वन लेन, इफ देयर इज वन लेन देन दी एडिशनल क्लियरेंस विच इज गिवन ऑन बोथ दी साइड इज 0.625। दोनों तरफ क्लियरेंस कितनी देते हैं? 0.625 की। तो उस समय एक लेन की विड्थ कितनी आती है? 3.75। अब इस बात को समझने के लिए डायग्राम देख लो। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट सी द डायग्राम। तो अगर मल्टी लेन है, विड्थ ऑफ द व्हीकल 2.5, दोनों तरफ क्लियरेंस कितना दिया? 0.5, टोटल विड्थ कितनी आ गई? 3.5। अगर सिंगल लेन है, सिंगल लेन है तो 2.5, दोनों तरफ हमने कितनी दी? दोनों तरफ हमने क्लियरेंस दी 0.625, टोटल कितनी आ गई? 3.75। इसके अलावा बाकी हर एक रोड के लिए आपको क्या दे रखी है? विड्थ ऑफ कैरेज वे दे रखी है। सो विड्थ ऑफ कैरेज वे फॉर सिंगल लेन 3.75, टू लेन रोड विदाउट रेज्ड कर्ब 7 मीटर, विद रेज्ड कर्ब 7.5 मीटर, इंटरमीडिएट कैरेज वे 5.5, मल्टी लेन 3.5 मीटर पर लेन। अब ये मत बोलना कर्ब क्या होते हैं, अभी करेंगे आगे। आई डिस्कस दिस पॉइंट, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज कर्ब। ये भी हमारा क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है, दिस इज ऑल्सो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। इंटरमीडिएट कैरेज वे वाला बता दीजिए फिर से। अब लो भाई, ये हमारी इंटरमीडिएट कैरेज वे है। लो, ये इंटरमीडिएट कैरेज वे। वे दो कैरेज वे के बीच में कैरेज वे, उसे इंटरमीडिएट कैरेज वे बोल देते हैं। लास्ट पॉइंट टेबल का पर लेन, लास्ट पॉइंट सबसे पहले बताया था। ये जो लास्ट पॉइंट है ये सबसे पहले बताया था, ये रहा। अगर मल्टी लेन है यानी दो से ज्यादा लेन है तो पर लेन विड्थ कितनी लोगे? 3.5 मीटर। सबसे पहला पॉइंट बताया था ये। अगर दो से ज्यादा लेन है, पर लेन की विड्थ कितनी लेके चलूंगा? 3.5 मीटर लेके चलूंगा। भैया उसी विलेज रोड का तो बताया रूरल हाईवे ही है। वी आर टॉकिंग अबाउट रूरल हाईवे ओनली। तो ये भी हमारी एक क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है। दिस इज ऑल्सो अवर क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। तो पहला हुआ पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, द फर्स्ट इज पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा हुआ हमारा क्रॉस स्लोप और कैम्बर। तीसरा हुआ हमारी विड्थ, द थर्ड इज टर्म्ड एज व्हाट? विड्थ। तो तीसरी हमारी विड्थ हो गई। द फोर्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, चौथा जो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट अवेलेबल है हमारे पास, इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं? इसको हम टेक्निकली बोल देते हैं मीडियन या ट्रैफिक सेपरेटर। तो नेक्स्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट इज व्हाट? मीडियन और ट्रैफिक सेपरेटर, या अभी आप और क्या बोल सकते हो? या और क्या बोल सकते हैं? डिवाइडर भी बोल सकते हैं, यू कैन से डिवाइडर ऑल्सो। अच्छा, फंक्शन क्या होता है इसका? इन हाईवेज द डिवाइडेड कैरेज वे और द पेमेंट, इन हाईवेज विद डिवाइडेड कैरेज वे और द पेमेंट अ मीडियन इज प्रोवाइडेड बिटवीन देम। एक मीडियन प्रोवाइड करते हैं बिटवीन द टू सेट्स ऑफ द ट्रैफिक लेन्स विच आर इंटेंडेड टू परमिट द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ध्यान से सुनना, आपके पास एक लेन है
इट इज इंटेंटेड फॉर द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल इन वन डायरेक्शन, आपके पास दूसरी लेन है, इट इज इंटेंटेड फॉर द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन दोनों लेन्स के बीच में आपने क्या प्रोवाइड कर रखी है, मीडियन प्रोवाइड कर रखी है। तो अगर आपके पास दो लेन है और दो लेन के ऊपर व्हीकल की मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो डिवाइडेड कैरेज वे के अंदर हम बीच में क्या प्रोवाइड करते हैं, इफ द कैरेज वे इज डिवाइडेड, अगर अनडिवाइडेड है कोई मीडियन नहीं होगी, इफ देयर इज अ डिवाइडेड कैरेज वे यू हैव टू प्रोवाइड द मीडियन इन बिटवीन, आपको मीडियन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्लियर है चीज? चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अच्छा, फंक्शन क्या होता है मीडियन का? So for divided carriageway, the function of the median is what? The function of the median is to prevent the head-on collision. जो opposite side में व्हीकल चल रहे हैं इनका head-on collision नहीं हो, इसको avoid करने के लिए हम किसे यूज करते हैं? इसको avoid करने के लिए हम यूज करते हैं मीडियन को। मीडियन head-on collision को तो बचाती है, पर साथ में और भी बहुत सारे फंक्शन है। पहला, it will channelize the traffic into streams. It will protect the pedestrian, जो pedestrian रोड को क्रॉस कर रहे होते हैं बीच में आके खड़े हो सकते हैं यहाँ पे, तो ये पेडेस्ट्रियन को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट, इट कैन बी यूज टू रिड्यूस द ग्लेयर, इस व्हीकल की जो हेडलाइट है यहाँ ग्लेयर प्रोड्यूस करेगी, इस व्हीकल की हेडलाइट यहाँ ग्लेयर प्रोड्यूस करेगी, बीच में आपने क्या कर दिया, वेजिटेशन प्रोवाइड कर दी। वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे उगा दिए, तो वो ग्लेयर रिड्यूस करने में हेल्प करती है, वो नॉइस पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। मोर ओवर इट कैन ऑल्सो बी यूज टू सेग्रीगेट दी स्लो ट्रैफिक, ये स्लो ट्रैफिक को भी सेग्रीगेट करने में हमारी हेल्प करती है। तो मीडियन हेड ऑन कोलिजन बचाती है, मीडियन ट्रैफिक फ्लो को चैनलाइज करती है, मीडियन पेडेस्ट्रियन को प्रोटेक्ट करती है, मीडियन ग्लेयर को रिड्यूस करती है, नॉइस पॉल्यूशन को रिड्यूस करती है, मीडियन सेग्रीगेट करती है स्लो ट्रैफिक को। अब इतने सारे इंपैक्ट हैं किसके, मीडियन के। क्लियर है चीज? चलो ये बात भी समझ में आती है, दिस पॉइंट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड। अब इसकी रियल पिक्चर दिखा रखी है आपको। सो दिस इज मीडियन, ये हमारा मीडियन है, दिस इज मीडियन, दिस इज ऑल्सो मीडियन, ये भी हमारी मीडियन है, दिस इज ऑल्सो मीडियन। तो ये सारे मीडियन के एग्जाम्पल दे रखे हैं, ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द मीडियंस आर बीइंग शोन टू यू। स्लो ट्रैफिक कैसे सेग्रीगेट करेगी, अभी दिख जाएगा, यहीं पे कहीं पे दिख जाएगा, अभी आगे पिक्चर है। तो स्लो ट्रैफिक को कैसे सेग्रीगेट करेगी, स्लो ट्रैफिक को कैसे सेग्रीगेट करेगी, एक फोटो है मेरे पास जहाँ पे स्लो ट्रैफिक सेग्रीगेट हो जाएगी, ये लो, ये रहा, स्लो ट्रैफिक यहाँ पे चलेगा, तो मीडियन प्रोवाइड कर दी, स्लो ट्रैफिक यहीं चलेगा। मीडियन का स्पेसिंग क्या होता है, मीडियन का स्पेसिंग तब पता चलता है जब हम क्लास में चुपचाप बैठ के टॉपिक खत्म होने दें। मीडियन की स्पेसिंग तभी पता चलती है हमें जब हम क्लास में चुपचाप बैठ के टॉपिक को सुनने और टॉपिक को खत्म होने दें, तो मीडियन की विड्थ अपने आप पता चल जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू। तो हम बात कर रहे थे किसकी, मीडियन की। सो मीडियन का पर्पस क्या होता है, व्हाट द पर्पस ऑफ द मीडियन, दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो मीडियन का पर्पस निकल के आ गया, मीडियन की आपको पिक्चर्स भी दिखा दी, पिक्चर्स ऑफ द मीडियन इज ऑल्सो बीइंग शोन टू यू। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मीडियन को आप प्रोवाइड कैसे करते हो, मीडियन को आप प्रोवाइड कैसे कर सकते हो। मीडियन को दो तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, मीडियन कैन बी प्रोवाइडेड इन टू वेज। पहला, इट कैन बी प्रोवाइडेड एज पेमेंट मार्किंग, आप सिर्फ मार्किंग बना दो, जो मैंने अभी पीछे दिखाया था, अभी जो मैंने आपको मार्किंग बना के दिखाई थी, तो आप मीडियन को मार्किंग के फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हो। दूसरा, आप मीडियन को फिजिकल डिवाइडर के फॉर्म में भी प्रोवाइड कर सकते हो। इस फिजिकल डिवाइडर को मैकेनिकल सेपरेटर भी बोला जाता है। दिस फिजिकल डिवाइडर कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज व्हाट, मैकेनिकल सेपरेटर। तो मीडियन को एक किसके फॉर्म में, फिजिकल डिवाइडर के फॉर्म में दे सकते हैं, या मीडियन को हम एक मार्किंग के फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो बस एक मार्किंग प्रोवाइड कर दी बीच में, और ये मार्किंग कैसे दिखेगी आपको, ये मार्किंग दिखेगी ऊपर से जाके, अभी इस वाले डायग्राम में नहीं दिखेगी, मैं एक रियल पिक्चर में आपको मार्किंग भी दिखा दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हमारी जो मीडियन है इसकी डिजायरेबल विड्थ होती है 8 से लेकर 14 मीटर के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रोड। हमारी जो मीडियन है इसकी डिजायरेबल विड्थ कितनी है, 8 से लेके 14 मीटर्स। अब ये 8 से लेके 14 मीटर्स में हमारे पास प्रोविजन होता है फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द रोड। हमें पता है फ्यूचर में रोड एक्सपेंड होगा, तो मैं इस ट्रैफिक सेपरेटर को यूज करूंगा, आई विल बी यूजिंग दिस ट्रैफिक सेपरेटर ओनली। नेक्स्ट, अगर आपको ग्लेयर ऑफ द हेडलाइट भी रिड्यूस करनी है, उस सिचुएशन में मिनिमम विड्थ विच इज रिक्वायर्ड इज 6 मीटर। तो ध्यान रखना, ये कंडीशन बहुत बार पूछी हुई है। तो डिजायरेबल कितनी है, डिजायरेबल है 8 से लेके 14 मीटर, पर अगर मीडियन से आपको ट्रैफिक की ग्लेयर को भी रिड्यूस करना है, उस सिचुएशन में मिनिमम विड्थ आपको 6 मीटर देनी पड़ेगी।
इन दैट केस द मिनिमम विड्थ इज 6 मीटर। नेक्स्ट, IRC क्या रेकमेंड करता है? IRC रेकमेंड्स मिनिमम विड्थ ऑफ 5 मीटर फॉर द मीडियन। कम से कम 5 मीटर की तो होनी चाहिए। हाँ, जहां पर जगह नहीं है आपके पास, आप इसको रिड्यूस कर सकते हो कहां तक? 3 मीटर तक। तो IRC recommends minimum width of 5 meter for the median. It can be reduced up to 3 meter where land is not available. अगर हम ब्रिजेस की बात करें, there the median is in the range of 1.2 to 1.5 मीटर। तो ब्रिजेस के ऊपर जो विड्थ रिक्वायर्ड है मीडियन की, इसको रिड्यूस करके 1.2 से लेके 1.5 मीटर कर देते हैं। जहां पर भी आप मीडियन की विड्थ को रिड्यूस कर रहे हो, आप ट्रांजिशन प्रोवाइड करोगे। क्या है ट्रांजिशन? ये लो, ये हमारा ट्रांजिशन। तो जहां पर भी मीडियन की विड्थ को रिड्यूस किया जा रहा है, ट्रांजिशन प्रोवाइड करोगे। सडनली विड्थ को रिड्यूस नहीं करोगे कि ये मीडियन की विड्थ है, सडनली घटा दी। तो कहने का मतलब है सडन रिडक्शन ऑफ द विड्थ विल नॉट बी कैरिड आउट। आपको ट्रांजिशन देनी पड़ेगी कितनी? 1:15 to 1:20। अब ये सारी वैल्यूज ध्यान रखनी है आपको। टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। नेक्स्ट, अर्बन एरियाज में मिनिमम विड्थ ऑफ द मीडियन विच इज टू बी प्रोवाइडेड इज 1.2 मीटर, डिजायरेबल इज 1.5 मीटर। एक्सप्रेसवेज में मिनिमम विड्थ टू बी प्रोवाइडेड इज 12 मीटर एंड डिजायरेबल इज 15.5 मीटर। तो आपने तो एक वैल्यू पूछी थी, कम से कम 10 वैल्यू बता दी। कम से कम 10 वैल्यूज बता दी आपको। एटलीस्ट 10 वैल्यूज आई हैव डिस्कस्ड। क्लियर है? मीडियन को मार्किंग के फॉर्म में भी दिया जाता है। मीडियन कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? मार्किंग। अब मार्किंग की फोटो आपको देखनी है, वो पिक्चर है मेरे पास। तो मार्किंग की फोटो आपको देखनी है, ये लो। मार्किंग के फॉर्म में भी मीडियन होती है। देखो, दिस इज मीडियन। ये मीडियन है हमारी। किस फॉर्म में मीडियन? ये दिस मीडियन इज इन द फॉर्म ऑफ द मार्किंग। बारह मीटर बहुत ज़्यादा नहीं है, तुम अपने एक्सप्रेस वे में कम कर लेना। तुम जो एक्सप्रेस वे प्रोवाइड करोगे उसमें कम कर देना। क्लियर है? चलिए, चलो सफिशिएंट है आज के लिए। इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। बाकी कल की क्लास में कर लेते हैं। रेस्ट विल डिस्कस इन टुमारोज क्लास। कल मेरे ख्याल से आपका ये खत्म हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में क्या क्या बचा हुआ है? क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में कर्व बची हुई है, एक कर्व बचा हुआ है, शोल्डर बचा हुआ है, फिर कर्व है, शोल्डर है, और फिर हमारे पास एक और है, रोड मार्जिन्स। तो कल आपकी क्रॉस सेक्शन एलिमेंट खत्म हो जाएगी। कल हम स्टार्ट कर देंगे, टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद दी साइड डिस्टेंस। तो साइड डिस्टेंस कंसीडरेशन भी स्टार्ट कर देंगे कल की क्लास में। हेलो एवरीवन, गेट इज़ राउंड द कॉर्नर। 2 महीने में आपका गेट का एग्जाम है। अपनी तैयारी को चेक करने के लिए अनअकैडमी लाया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जिसमें आप अपने गेट की प्रिपरेशन को गेज कर सकते हो और उसको एनालाइज करके अपनी जो भी शॉर्ट कमिंग्स है उसको इंप्रूव कर सकते हो। दिस मॉक टेस्ट इज ऑन 17th and 24th of December, so do enroll for this test. Until then, let's crack it.